नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस के पोर्टल पे, जहां हम चर्चा करेंगे अपने सेगमेंट एनवायरनमेंट की। जी हां दोस्तों, हमारी चर्चा शुरू हुई थी 2 दिन पहले। हमने बात की थी सिलेबस के बारे में, हमने बात की थी क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग, और आज हमने शुरू किया था कल हमने वायु प्रदूषण टॉपिक को। उम्मीद करता हूं वहां तक कोई प्रश्न आपके पास नहीं होंगे। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, और यदि विजुअली हम जुड़ चुके हैं तो टाइप कीजिए, एक बटन दबा दीजिए, मालूम पड़ जाए कि हम लोग जुड़ चुके हैं, वेल कनेक्ट हो चुके हैं। तो ए बी सी में से ए दबा दीजिएगा, तो हम लोग मानेंगे संपर्क हमारा स्थापित हो चुका है दोस्तों यहां पर। ओके, तो चैट बॉक्स प्रॉपर काम नहीं कर रहा, मैं बोल दूं टीम को एक बार। चैट बॉक्स प्लीज देख लीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब प्रॉपर है सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने साथ। कल हमने बात की थी 12 प्रकार के पॉल्यूटेंट पर, 12 प्रदूषकों पर। हमने जाना था उसमें से पीएम पार्टिकल क्या होते हैं, क्या उनका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, वहां तक हमारी बात हो चुकी है। आइए शुरू करते हैं अगली चर्चा को। अगला कण हम लेंगे आपके साथ दोस्तों, और वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 पार्टिकल। जी हाँ दोस्तों, अगला जो पार्टिकल मेरे पास है वो है आपके लिए NO2 पार्टिकल या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पार्टिकल। क्या होते हैं NO2 पार्टिकल्स, कहां से आते हैं, ये पॉल्यूशन कहां से फैलाते हैं, बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। चलिए, NO2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सिंपल बात की जाए तो जब भी कोई ऐसी वस्तु जलाई जाएगी, ऐसा कुछ चीज जलाई जाएगी जिसमें नाइट्रोजन हो, जिसमें डीएनए हो, जिसमें कोशिकाएं रही हो, ह्यूमन बॉडी का कुछ पार्ट हो, कभी भी कोई भी जीवित कोशिका होगी, कोई भी सेल रही होगी, उसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए मिलकर बनता है नाइट्रोजन के एसिड से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर बनता है। तो जब वो डीएनए जलता है, जब वो सेल जलती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता होगा। नाइट्रोजन की उपस्थिति है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन मिल गई साथ में, NO2 बन गया। यानी ऐसी वो हर चीज जिसमें कभी जीवन रहा होगा या जीवन है, चाहे वो आपका डेड बॉडी हो, पेड़ पत्ते फूल पक्षी, पेड़ पौधे आदि हो, फसलों का अपशिष्ट हो, मानव का शरीर हो, कोयला, कोयला किससे मिलकर बनता है, अवसादों से। अवसाद कौन से, पुराने पेड़ जो दब गए थे गहराई में, उनसे मिलकर बनता है आपका कोयला। कोयले के जलने से, कोयले के जलने से, पेट्रोल तेल गैस के जलने से, आपके फसलों के अपशिष्टों के जलने से, मानव अंग के जलने से, किसी डेड बॉडी के जलने से, इन सब से बनता है आपका NO2 गैस। तो हर जगह से NO2 गैस निकलता है, गाड़ियों के धुएं से लेकर पेट्रोल, आपके कोयले की चिमनी तक, फसलों के खेतों से लेकर हर जगह तक आपको मिलेगा NO2। यहां पर NO2 की बात करें तो NO2 के सोर्स क्या क्या है दोस्तों, स्रोत क्या क्या है, तो आप समझ गए स्रोत क्या है आपका, तापीय संयंत्र है आपके पास, ये सोर्स है। पेट्रोल डीजल वाहन है आपके, ये स्रोत है। आपके फसलों के अपशिष्टों का जलना है, अवशिष्ट जल रहे हैं आपके फसलों के, पराली जल रही है, वो सोर्स है आपका। कुछ बॉडी, कुछ लाशें, कुछ वन्य जीवों की बॉडी जल रही है, वो सोर्स है NO2 का। इसके अलावा दोस्तों बीड़ी सिगरेट, क्योंकि सिगरेट या तंबाकू जो होता है, तंबाकू का पेड़ होता है, उससे तंबाकू बनता है, और तंबाकू का पेड़ होगा तो पेड़ एक जीवित चीज थी, तंबाकू बन गया उससे, उसके अंदर कोशिकाएं होंगी, उसके अंदर नाइट्रोजन होगा। जी हां, तंबाकू के जलने से भी, सामान्य बीड़ी सिगरेट के जलने से भी NO2 पॉल्यूशन होता होगा। जी हां दोस्तों, बाकी वो नुकसानदायक होता है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन बीड़ी या तंबाकू के जलने से भी आपका NO2 गैस आसपास बढ़ती होगी। जी हां दोस्तों, ये सब सोर्स है NO2 के। यदि कोई जैविक कचरा, आपकी किचन से अपशिष्ट पदार्थ निकले हैं, फल और सब्जी का, मैं कहूंगा कुछ वेस्ट निकला है, उसको जला रहे हैं आप, वो भी पैदा करेगा NO2 गैस। तो ऐसी कोई भी चीज NO2 गैस पैदा कर सकती है जिसके अंदर कभी जीवन रहा होगा। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात दोस्तों यहां पर, ठीक है। तो अपनी भाषा में कहा जाए, जीवाश्मों के जलने से, जीवाश्म कभी जीव था उसका अवशेष है, तो जीवाश्मों के जलने से, वाहनों के जलने से, जीवित वस्तुओं के जलने से NO2 गैस पैदा होती है। ठीक है सर। इसके अलावा ये तो होगा सोर्स। इसके अलावा दोस्तों मृदा के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मालूम है आपको, मृदा में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं
जो भी पैदा करते हैं नाइट्रोजन को, वो क्या करते हैं मालूम दोस्तों, वायुमंडल से लेंगे नाइट्रोजन। ये मान लीजिए सॉइल है आपकी, ये सॉइल है, यहां छुपा है बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन लेगा वायुमंडल से और निष्कासित करेगा NO2 गैस को। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं, पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाऊंगा आगे जाकर, पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे जाकर। ऐसे कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और NO2 बाहर निकालते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे आपको इस प्रकार के। इसके अलावा दोस्तों NO2 और कहां से आती है, NO2 आती है ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी फटेगा दोस्तों तो वहां भी कुछ अवसाद निकलेंगे, तो ज्वालामुखी उद्भेदन से भी NO2 गैस बाहर निकल सकती है। जी हां, ज्वालामुखी से भी NO2 गैस निकल सकती है। ये तो हुए सोर्स, ये तो हुए सोर्स दोस्तों आपके, ठीक है। अब इसका असर क्या होता है सर, इसका असर नुकसान क्या होता है वो सुन लीजिए एक बार आप मेरे साथ। NO2 होती है दोस्तों लाल भूरी गैस होती है, थोड़ा सुन लीजिए। ये होगा सोर्स, लिख लीजिए फटाफट इन सारे सोर्सेस को। NO2 के स्रोत क्या क्या है लिख लिया होगा आपने, पैरेलल साथ में चलते जाएं, लिख लीजिए NO2 के सोर्स क्या है। अब NO2 दोस्तों एक लाल भूरी गैस होती है, रेड ब्राउनिश बोलते हैं हम लोग, रेड ब्राउनिश गैस, लाल भूरी गैस होती है दोस्तों। यहां पर ये अगर ये आसपास के ज्यादा हो जाए ना, ज्यादा आसपास हो जाए अगर, तो पहला काम तो होता है वो होता है प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पौधों की समृद्धि रुक जाती है। जी हां, ये पौधों की ग्रोथ को रोक देती है, पौधों के बढ़ने की दर को रोक देती है, तो प्लांट की समृद्धि कम हो जाती है सर। इससे प्लांट की समृद्धि कम हो जाती है, लिखते चलेंगे साथ में मेरा, क्या क्या असर होता है NO2 से, प्लांट की समृद्धि कम हो जाती है। अगर NO2 पहुंच जाए वायुमंडल में, NO2 पहुंच जाए वायुमंडल में अगर, तो वहां उपस्थित जल कण से क्रिया करती है, तो यहां जो पानी है उससे क्रिया करेगी सर और बनाएगी नाइट्रिक अम्ल, बनाएगी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड वर्षा के पानी के साथ नीचे आता है, जिसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। जी हां, ये होती है अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन, एसिडिक रेन कहते हैं दोस्तों इसे। तो एसिडिक रेन की एक जिम्मेदार एक गैस NO2 भी है, इसे हम कहते हैं एसिडिक रेन दोस्तों। आमतौर पर इस एसिडिक रेन से भवनों को नुकसान होता है, तालाबों में गंदा पानी आ जाता है, अम्लीयता बढ़ जाती है, बिल्डिंग नष्ट होती है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं अम्लीय वर्षा से। आमतौर पर इस अम्लीय वर्षा का सबसे असर पड़ता है जल संसाधनों पर, पानी के तालाब झीलें खराब हो जाती हैं, उनमें अम्ल पनप जाता है, जो पानी में जो जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं बड़े स्केल पर। इससे भवनों को नुकसान होता है, बिल्डिंग्स को नुकसान होता है बड़े स्केल पर, इससे पौधों को नुकसान होता है बड़े स्केल पर। से पौधों की वृद्धि तो रुकती है, पौधों की मौत हो जाती है यहाँ पर। और भवनों की बात आप जब कर रहे हैं तो ताजमहल जैसे जो संगमरमर की बिल्डिंग है उनका रंग पीला पड़ने लगता है, मरमर व्हाइट संगमरमर का, इसका रंग पीला पड़ने लगता है और इसी को हम कहते हैं मार्बल कैंसर। जी हाँ, इसी डिजीज को हम कहते हैं मार्बल कैंसर, यानी मार्बल को होने वाला कैंसर, समझने के लिए है बात ये। तो ताजमहल का सफेद संगमरमर पीला पड़ रहा है, इसे हम कहते हैं दोस्तों मार्बल कैंसर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं होंगी। NO2 गैस क्यों पॉल्यूटेंट है, कहां से आती है, क्या नुकसान करती है, क्या बीमारियां करती है, उसकी हम बात करें दोस्तों। नाइट्रिक एसिड की हम बात करें, नाइट्रिक एसिड बढ़ने से अम्लीय वर्षा हो सकती है। इसके अलावा NO2 गैस आपके शरीर में अगर चली जाए, मानव के शरीर में चली जाए दोस्तों, तो इससे क्या होता है, लंग्स, फेफड़े और हार्ट, आपके दिल की समस्या पैदा होती है सर, हार्ट स्ट्रोक और फेफड़ों की समस्या पैदा होती है। मानव शरीर में फेफड़ों की समस्या और हृदय घात, यानी कि मुझे कहना चाहिए हार्ट स्ट्रोक पैदा करती है। फेफड़ों की समस्या होती है और हार्ट स्ट्रोक आता है दोस्तों इससे, ठीक है। और यदि NO2 आपके आमने सामने ज्यादा एटमॉस्फेयर में है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, कोहरा जैसे दिखता है, कोहरा होता नहीं है हालांकि, वो कोहरे जैसे दिखता है आपको, हेजनेस, एक धुंधला सा पन आ जाता है आपके आसपास, क्लियर विजिबिलिटी कम हो जाती है। जी हां, दृश्यता कम हो जाती है, वातावरण की दृश्यता, विजिबिलिटी कम हो जाती है, लोगों को दूर तक नहीं दिखता है, उनकी आंखें खराब नहीं हुई हैं, लेकिन NO2 का एक माहौल होने से लाल भूरी गैस होती है तो हल्का पीला पीला दिखता रहता है आसपास आपको, तो बहुत क्लियर पिक्चर सामने से नहीं दिखती है। जी हां दोस्तों, ये है NO2 के बारे में सामान्य चर्चा, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक पॉल्यूटेंट है, हैवी पॉल्यूटेंट है, मुख्यतः गाड़ियों से निकलती है। समाधान आगे पढ़ेंगे सबका एक साथ, ठीक है। PM, NO2, SO2 सबका समाधान पढ़ेंगे हम लोग आगे एक साथ। पहले एक गैस और करेंगे, फिर आपके सवाल लूंगा दोस्तों। पहले हम तीसरा पॉल्यूटेंट कर लें, फिर मैं सवाल लेता हूं आपके।
इसके बाद जो पॉल्यूटेंट है सर, NO2 के बाद जो प्रदूषक है, अगला प्रदूषक, हमने बात की पीएम कणों की आपके साथ, हमने बात की NO2 की आपके साथ। अगला पॉल्यूटेंट लेंगे दोस्तों आपके साथ सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का। बात करते हैं SO2 के बारे में थोड़ा आपके साथ। SO2 ये सोर्स क्या है इसका? प्रदूषक है, हमने कल पढ़े थे 12 प्रदूषक, आपके उसमें प्रदूषक SO2। इसका सोर्स क्या है सर? आइए दोस्तों सोर्स की बात कर लें, इसका स्रोत क्या है? तो SO2 का सोर्स वही है जो NO2 के हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में भी सल्फर होता है, आपके पौधे में सल्फर डाला जाता है, पौधों में सल्फर नहीं होता तो मिलाया जाता है सल्फर, आपके पेट्रोल डीजल में सल्फर होता है, कोयले में सल्फर होता है, जो भी जीवित चीज होगी उसके अंदर सल्फर रहा होगा। क्योंकि एक बेसिक बात याद रखिएगा, बेसिक साइंस की बता दूं मैं दोस्तों आपको, यहां पर कोई भी जीवित प्राणी होगा उसके अंदर 6 बेसिक एलिमेंट होना जरूरी है। फिर सुनिए, कोई भी जीवित कोशिका, कोई भी बायोसेल होगी, उसके अंदर 6 बेसिक एलिमेंट होना जरूरी है। कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। फिर सुन लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये 6 होते हैं बेसिक एलिमेंट। कोई भी जीवित कोशिका अगर होगी तो 6 के 6 उसमें पाए जाएंगे। 7, 8, 9, 10, 50, 100 हो सकते हैं। इन 6 के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। पृथ्वी पर कोई भी जीवन मिलेगा, कोई पौधा मिले, कोई ऑक्टोपस मिले, कोई आपको बैक्टीरिया मिले, कोई इंसान मिले, कोई टाइगर मिले, कोई भी प्रजाति होगी, ये 6 होना जरूरी है। इन 6 के बिना जीवन संभव नहीं है। अब अगर 6 ये हमारे हैं दोस्तों, ये 6 आपके शरीर में हैं और ये जलेंगे के करके अगर, तो क्या क्या पैदा करेंगे? ऑफकोर्स NO2 पैदा हो जाएगा, यहां से यहां फास्फोरस के फास्फेट बन जाएंगे, SO2 पैदा हो जाएगी यहां पर, और ये तत्व पैदा होते रहेंगे। जी हां, तो कोई भी चीज अगर बेसिक आपकी लाइफ जला रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, मानव शरीर, पौधा, पराली, कुछ भी जलाएंगे उसमें जीवन था, अगर तंबाकू, सब में क्या होगा? SO2 गैस पैदा होगी। जी हां, SO2 गैस पैदा होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, SO2 का सोर्स वही है जो हमने यहां पीछे पढ़े थे, यानी कि NO2 वाले सोर्स। सारे सोर्स यही हैं, सबका मालिक एक। मैं इसको यहां लिख दूं SO2, तो बात वही आएगी। तापीय संयंत्र, वाहन, अपशिष्ट, बॉडी पार्ट, जैविक कचरा, ज्वालामुखी उद्भेदन, मृदा बैक्टीरिया। हाँ, ये थोड़ा सा नहीं मिलेगा, इसको हम हटा सकते हैं यहां से। इन बैक्टीरिया का अभाव है, इन बैक्टीरिया का अभाव है, छोड़ दीजिए। बाकी सोर्स लगभग वही हैं जो हमें पैदा करते हैं सल्फर को, वही सोर्स वो है, यहां भी सोर्स वही है। लेकिन साथ ही साथ एक जगह और मिलता है सल्फर, समझिएगा दोस्तों, एक जगह और होता है सल्फर हमारे पास। आपने कभी नाम सुना हो स्मेल्टर प्लांट? स्मेल्टर प्लांट है प्रगलन केंद्र, प्रगलन, जहां पर धातु गलाया जाता है। होता क्या है, आपने जमीन से अयस्क निकाला, लोह अयस्क निकाला, उसमें ना धातु के साथ सल्फेट आते हैं आमतौर पर। जैसे फास्फोरस निकालेंगे, सल्फेट आएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट आएगा, जिंक सल्फेट आएगा, कॉपर सल्फेट आएगा, आयरन सल्फेट आएगा। तो धातु के साथ सल्फेट रूप में चीज निकलती है बाहर। अब उससे धातु को निकालना है आपको, उसको साफ करना है, आयरन प्राप्त करना है, आयरन सल्फेट से या कॉपर सल्फेट से कॉपर निकालना है आपको, तो उसको गलाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है कई बार। तो उस क्रिया के दौरान भी उस स्मेल्टर प्लांट से, उस प्रगलन संयंत्र से SO2 गैस बाहर निकलती है। जी हां दोस्तों, तो याद रखिएगा, स्मेल्टर प्लांट या प्रगलन केंद्र से भी, उस प्रगलन संयंत्र से भी, प्रगलन या स्मेल्टर बोलते हैं दोस्तों हम लोग, स्मेल्टर प्लांट या प्रगलन संयंत्र से भी SO2 गैस बाहर निकलती है। यहां क्या होता है, धातुओं को साफ किया जाता है, धातु के अयस्कों को साफ किया जाता है। तो प्रगलन केंद्र जहां धातु के अयस्कों को साफ किया जाता है, उनसे धातु प्राप्त की जाती है, वहां से भी SO2 गैस बड़े स्केल पे बाहर निकलती है। जी हां दोस्तों, ये आप याद कर सकते हैं, सल्फर की बात मैं कर रहा था। चलिए सर, अब आइए सल्फर के नुकसान क्या हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ। सल्फर के नुकसान नोट करेंगे आपके साथ दोस्तों हम लोग। तो SO2 के नुकसान, डिजीज के नुकसान क्या क्या है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं सर? आइए, पहली बात, ये भी हवा में जाती है, पानी से मिलती है, वहां नाइट्रिक एसिड बनता था, यहां सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। जी हां, SO2 गैस वायुमंडल में जाकर पानी या जलवाष्प से अभिक्रिया करती है और सल्फ्यूरिक, अगर मैं से लिख रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बनाती है, जो अम्लीय वर्षा करने के लिए जिम्मेदार है, जो अम्लीय वर्षा करने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्त अगेन वही काम होता है, ऊपर जाएगी, क्रिया करेगी H2O के साथ, बनाएगी सल्फ्यूरिक एसिड।
अम्लीय वर्षा होगी, फिर अम्ल नीचे आ जाएगा। पहली समस्या सर। इसके अलावा शरीर में चली जाए आपके, अगर ये SO2 गैस शरीर में चली जाए, मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर चली जाए सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर, तो आपको श्वसन संबंधी समस्याएं, रेस्पिरेशन इशू हो सकते हैं। तो रेस्पिरेशनल इशू या श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं सर, इससे श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं ये। चलिए SO2 गैस की बात करें दोस्तों, यदि SO2 गैस सोचिएगा, SO2 गैस नीचे एनवायरनमेंट में है, समझिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, वहां पर SO2 गैस नीचे है, यानी धरातल से बहुत ऊपर नहीं गई है, वो नीचे ही घूम रही है, धरातल जमीन के आसपास ही कहीं घूम रही है, 50 मीटर पे 30-40 मीटर घूम रही है। तो क्या होगा मालूम यहां पर सर ये, तो यहां SO2 क्या करती है, SO2 यानी मैं अपनी भाषा में कहूं, निचले वायुमंडल में यदि SO2 है, लोअर एटमॉस्फेयर में यदि SO2 है दोस्तों, SO2 है, तो वो जलवाष्प से क्रिया करेगी, प्लस यहां पर दोस्तों क्रिया करती है PM कणों के साथ। तो PM कण प्लस SO2 गैस प्लस जलवाष्प, अगर ये तीनों मिल जाएं तो दोस्तों बनता है स्मोक, यानी धुंध। जी हां, स्मोक बनता है, एक प्रकार का स्मोक बनता है, सल्फर प्लस PM पार्टिकल प्लस जलवाष्प के बनने से स्मोक या धुंध बनती है दोस्तों। तो धुंध बनती है आपके निचले एटमॉस्फेयर में, से दिखना बंद हो जाता है, कोहरा टाइप का लगता है। तो ये कोहरा नहीं है बेसिकली, ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। फॉग होता जलवाष्प, ठंडी जलवाष्प हो गई वो अलग बात है, वो फॉग होता है, सर्दियों में कोहरा पड़ता है, ये कोहरा नहीं है, ये धुंध है। इसका मुख्य कारण क्या है सर, SO2 गैस मिल गई जलवाष्प से और मिल गए PM कणों से, ये मिल गए PM कणों से, तो ये होता है दोस्तों आपका स्मॉग या धुंध होती है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सर। ये बहुत नुकसानदायक होती है, हानिकारक होती है, आपकी नाक में जाए, आपके श्वास में जाए, मुश्किलें कर सकती है सर आपके। ठीक है, आइए अब मैं कुछ और जानकारी दूंगा जो बहुत काम की है आपके लिए। थोड़ा SO2 पे रिसर्च कर लें आपके साथ दोस्तों, हम लोग SO2 पे रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा काम आएगी। चलिए आइए, क्या क्या पढ़ा आपने मेरे साथ अब तक। ओके, आइए, पहली बात तो बताया मैंने आपको, यहां पर कहां से निकलती है, कोयले के जलने से, डीजल के जलने से, पेट्रोल के जलने से, या फिर ज्वालामुखी से निकलती है। पानी से मिल जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, तो बनाती अम्लीय वर्षा होती है, हम जान लिया दोस्तों आपके साथ। ठीक है, NO2 से भी हो सकती है अम्लीय वर्षा। ताजमहल का रंग बदल रहा है, मार्बल कैंसर बता दिया दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर। ठीक है, एक पॉइंट ये फैक्ट लिख लीजिए कहीं भी, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से मात्रा में पाई जाती है। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है शुक्र ग्रह के वायुमंडल में दोस्तों। यहां पर ये H2SO4 ग्रुप में होती है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है इसके एटमॉस्फेयर में। वीनस यानी शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में H2SO4 गैस पाई जाती है। नोट डाउन कर लीजिए, फैक्ट कहीं भी काम का फैक्ट है दोस्तों ये, क्योंकि भारत प्लान कर रहा है शुक्रयान का, कुछ सालों में शुक्रयान का प्लान कर रहे हैं हम लोग, और शुक्र का अध्ययन करने वाले हैं इसलिए आजकल, तो ये फैक्ट काम आ सकता है आपके लिए। शुक्रयान भेजने वाले हैं भारत बहुत जल्दी, मंगलयान चंद्रयान के बाद अगला शाहकार शुक्रयान होगा हमारा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सुनिए दोस्तों, अब काम की बात सुनिए, बताने वाला हूं मैं यहां पर, अब ध्यान सुनिएगा काम की बात। पहली बात, दुनिया में एक संस्था है ग्रीन पीस नाम की दोस्तों, संस्था का नाम है ग्रीन पीस। इसकी रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक SO2 गैस उत्सर्जित करने वाला देश है। जी हां, सबसे अधिक SO2 गैस उत्सर्जित करने वाला देश है, यह कहता है हमारा ग्रीन पीस की रिपोर्ट। नोट डाउन करेंगे आराम से, पहला पॉइंट, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे अधिक SO2 गैस उत्सर्जित करता है। सोर्स मालूम है आपको कहां से आती है, क्या नुकसान होता है मालूम है, और ऐसे में इंडिया सबसे ज्यादा करता है तो चिंता का विषय भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या कहता है हमारी पास रिपोर्ट, क्या है और क्या है सर। एक बात और सुनिए सर, आखिर मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड आता कहां से है, तो मुख्यतः दोस्तों आता है थर्मल पावर प्लांट से, यानी कि आपके कोयला संयंत्रों से। जहां कोयला जलता है SO2 गैस बड़ी मात्रा में बाहर निकलती है। ध्यान सुनिएगा, जहां कोयला जलता है वहां से SO2 गैस बड़ी मात्रा में बाहर निकलती है, और भारत में भी ये जिम्मेदार है। भारत में कुछ प्लांट हमारे ऐसे, सिंगरौली है मध्य प्रदेश सीमा पर, तो सिंगरौली का प्लांट हुआ सर, तलचर है उड़ीसा में सर, या आपका झारखंड का हुआ, या आपका चेन्नई का हुआ। ये जो प्लांट हैं सर, ये साल भर में बहुत बड़ी मात्रा में SO2 गैस निकालते हैं। तो सोच सकते हैं कोयला प्लांट है, कोयले से बिजली बनती है यहाँ सर,
और बड़ी मात्रा में निकालते हैं ये बाहर, कहना चाहिए सल्फर को बाहर निकालते हैं बड़ी मात्रा में। तो भारत में सल्फर डाइऑक्साइड का मेन सोर्स क्या है? तापीय संयंत्र। अब ध्यान सुनिएगा जो बताने वाला हूं मैं आपको। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं दीक्षांत के 360 प्रोग्राम में, तो आपको याद होगा अभी 3 दिन पहले हमने एक प्लान बात की थी आपसे। उस कार्यक्रम में मैंने चर्चा की थी कि भारत के तापीय संयंत्रों के मानकों की बात हुई थी। अब ध्यान सुनिए, कहानी को 2 मिनट सुन लीजिए। भारत के तापीय संयंत्र SO2 गैस निकालते हैं, सब जानते हैं। तो भारत सरकार ने कब कम करना जरूरी है? तो मंत्रालय ने 2000, हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है, इसने 2015 में कहा कि जो प्लांट हैं, पावर प्लांट हैं, उन्हें 2 साल के अंदर ऐसी तकनीकें लगानी होंगी जिससे SO2 गैस बाहर ना निकले। ध्यान सुनिएगा, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कहा कि हमें ऐसी तकनीकें लगानी होंगी जिससे SO2 गैस बाहर ना निकले। ठीक है, तकनीक क्या होती है सर? इसके लिए आऊंगा दोस्तों पर, उस पर FGD तकनीक कहते हैं, बात करेंगे उस पर। तकनीक लगानी होगी हमको। यहां पर 2017 आ गया, प्लांट ने लगाई तकनीकें? जी नहीं लगाई तकनीकें प्लांट ने। क्यों नहीं लगाई? पैसा नहीं था उनके पास। कहना था कि प्लांट बंद करने पड़ेंगे और बहुत सारे कारणों दे दिए वहां पर। कुल मिलाकर तकनीक नहीं लगाई उन्होंने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 5 साल का समय और दे दिया। काम को 2022 तक का समय ले लो, तब तक पूरा कर लेना इसको। 2022 तक सभी प्लांट में वो तकनीक लग जाए और SO2 गैस कम हो जाए। 21 चालू हो चुका है। अब तक कितने प्लांट में लगी? बहुत प्लांट में, 2-4 प्लांट में लगी है, हार्डली 250 में से, यानी बहुत कम संख्या में लगी है ये तकनीक। अब यहां पर ऊर्जा मंत्रालय, जिसके अधीन ये पावर प्लांट आते हैं, ऊर्जा मंत्रालय गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास और कहा कि जो आपकी गाइडलाइन है 2022 तक की ना, इसे सस्पेंड कर दीजिए। अभी ये लागू नहीं हो पाएंगी, मुश्किलों में चल रहे हैं हमारे पावर प्लांट, अभी ये लागू नहीं हो सकती। और कब लागू होंगी? अनिश्चित काल के लिए स्टे कर दीजिए, हम देखते हैं कब करना है इसको। तो हाल फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि 2022 तक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा कि सभी तापीय संयंत्र SO2 गैस का उत्सर्जन कम कर दें। संभव नहीं है ऐसा। तो शायद 2022 तक में तो लागू नहीं होगा, लेकिन आने वाले सालों में लागू करना जरूरी है, क्योंकि SO2 बहुत बड़ी मात्रा में निकालते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर। और इसीलिए यहां जो संस्था है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, वो चाहती है कि तापीय संयंत्रों में उत्सर्जन की सीमा तय की जाए और उत्सर्जन को कम किया जाए। ओके, अब आइए आपके सवालों पर। क्या मेरी बात आप तक पहुंची है दोस्तों? अगला एक मिनट फटाफट टाइप पहुंच गई है तो ए है, वरना कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। इस टॉपिक संबंध जो पढ़ा रहा हूं मैं, जो पढ़ा रहा हूं उससे संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं आराम से। नेचुरल चेंज मेक्स पॉल्यूशन। ज्वालामुखी फट गया दोस्त, प्रकृति ने ज्वालामुखी फट गया, पॉल्यूशन हो जाएगा, लोगों की मौत हो सकती है पॉल्यूशन से, कुछ भी हो सकता है। ज्वालामुखी फटना प्राकृतिक क्रिया है, उससे पॉल्यूशन हो जाता है। चलिए, सबको क्लियर है दोस्तों को यहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, कोई सवाल नहीं किसी के पास? चलिए आगे बढ़ेंगे फिर आपके साथ दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ हम लोग यहाँ से। ये हुआ आपका सल्फर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो SO2 ज्यादा निकलती है, रोकने का तरीका है वो तकनीक। अब आऊंगा उस तकनीक पर मैं आपके साथ, वो तकनीक क्या है। आइए दोस्तों आगे चलें, आपको थोड़ा सा लेके हम लोग यहां से, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो किया था दोस्तों, CPCB ने किया था, मतलब मेरा कहने का मतलब है CPCB ने भैया नोटिस दिया था बंद करो चीजों को। ठीक है, आप ध्यान सुनिएगा जो बताने वाला हूं, काम की बात है, जो पढ़ी है आपने उसी से निकालेंगे नॉलेज को अपनी दोस्तों हम लोग। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिस दिया थर्मल पावर प्लांट को, देश के तभी तापीय संयंत्रों को, कि 2022 तक अपना लीजिए नए मानक और SO2 गैस का उत्सर्जन कम कर दीजिए। पहली बात, मानक किसने जारी किए होंगे सर, और कौन निगरानी कर रहा होगा उनकी? तो कल हमने पढ़ा था संस्था के बारे में। मानक की बात आए, निगरानी की बात आए, संस्था एक ही हमारे पास दोस्तों, CPCB। तो याद रखिए, वन लाइन नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी। CPCB ने तापीय संयंत्रों के लिए मानक जारी किए हैं और इनके उत्सर्जन की निगरानी भी करता है। ठीक है, इसमें कोई समस्या हमको नहीं है सर यहां तक। CPCB, हमने कल बात की थी इस बारे में, ये तापीय संयंत्रों के मानक जारी करता है, उनकी निगरानी भी करता है सर।
यहां तक भी कोई समस्या नहीं है सर? ठीक है, याद रखिएगा, सीपीसीबी को अधिकार है किसी पावर प्लांट को बंद करने का। यदि कोई पावर प्लांट उसका कहना नहीं मानता, मानक जारी किए, निगरानी कर रहा हूं और कोई मेरा कहना नहीं मानेगा अगर, तो मैं आपका लाइसेंस छीनने का, आपकी इकाई को बंद करने का साहस है मेरे पास, क्योंकि अधिकार किसने दिया है मुझे? बाइबल एक्ट है हमारा, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने अधिकार दे दिया इसको कि बंद कर दो फैक्ट्री आराम से आप सीपीसीबी, क्योंकि ये नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सीपीसीबी को अधिकार है किसी भी फैक्ट्री का लाइसेंस छीनने का, उसे बंद करने का, यदि वो प्लांट कहना नहीं मान रहा है, मानकों को लागू नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक छोटी चीज बचती है सर, वो तकनीक कौन सी है, उसका नाम बताया था आपने, तकनीक कौन सी है? चलिए वो सुन लीजिए दोस्तों एक बार, वो तकनीक का नाम क्या है आपके साथ चर्चा कर दूं मैं यहां पर। याद होगा 2 दिन पुरानी क्लास हमने बात की थी इस क्लास में आपके साथ। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन देख लीजिएगा, सल्फराइजेशन, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन शॉर्ट पे कहते हैं दोस्तों इसको हम लोग, FGD। मिल जाए तो पहचान लिए उपकरण का नाम, ये बहुत कॉमन उपकरण है FGD, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। जो चिमनी से बाहर निकल रही है, फ्लू हो रही है बाहर गैस, उसमें सल्फर को रोकने के लिए मशीन, नाम से स्पष्ट है, फ्लू गैस डीसल्फर, जो निकल रहा है सल्फर मुक्त कर दो उसको। तो ये मशीन दोस्तों काम करती है, FGD मशीन क्या करती है सर? चिमनी से निकलने वाले धुएं में SO2 गैस की मात्रा को कम कर देती है, SO2 गैस की मात्रा को कम कर देती है। अब ये कैसे करती होगी सर ये कम, वो जान लेते हैं दोस्तों, कैसे करती है कम? ये बहुत सिंपल सी बात दोस्तों, एक बात सोच के देखिएगा कि एक गैस, एक बादल है, या एक धुएं का एक बादल हमारे पास, धुएं का एक हमारे पास बादल है, वो गुजर रहा है और उस पर पानी गिरा दिया जाए उस पर, तो बादल नीचे बैठ जाएगा सारा का सारा। जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, मान लीजिए बहुत पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, और बारिश हो जाए तो क्या होता है? आसमान साफ हो जाता है। बारिश ने, पानी ने सारी गंदगी नीचे बैठा दी। वही काम हम यहां कर रहे हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में दोस्तों, यही काम हम यहां कर रहे हैं। अगर मुझे ये बोर्ड परमिशन देगा, और एक मिनट रुकेंगे दोस्तों आपके साथ, मैं चाहूंगा इंटरनेट चल रहा हो इस पर, तो हम अगर मदद कर पाए आपकी यहां पर। ओके, अगर मैं कहूं सिंपल सी बात करूं, इस मशीन को देख लीजिए आप, बड़ा समझ में आ जाएगा इजीली। चलिए कोई भी एक चिमनी ले लीजिए, दिख रहा होगा यहाँ फोटो, ये रहा फोटो। ठीक है, सिंपल सा काम है दोस्तों, बहुत सिंपल सा काम है। करना क्या है, ये वो अपशिष्ट गैस से निकल रही है चिमनी से बाहर, तो बाहर निकलने से पहले उसको हमने डाला इस चैम्बर में, ऊपर से स्प्रे हो रहा है। स्प्रे किस बात का? पानी का स्प्रे हो रहा है सर, सिंपल स्प्रे हो रहा है। जब स्प्रे होगा तो क्या होगा? पानी जमा हो जाएगा और वो गैस यहां क्या होगा सर? SO2 गैस आ जाएगी यहां पर, वो उसमें हम ऑक्सीजन अलग कर लेंगे, तो नीचे क्या होगा सर? जिप्सम लगा देंगे यहां पर। तो कुल मिलाकर एक तकनीक है जिसमें ऊपर से पानी छिड़का जाता है, फिल्टर लगे हैं बहुत सारे यहां पर, तो जब गैस बाहर निकलती होगी दोस्तों यहां से, तो साफ गैस बाहर निकलती है, उसमें SO2 नहीं होता है। तो सिंपल सा, परेशान मत होइएगा, यूपीएससी पूछेगा नहीं। FGD तकनीक क्या होती है दोस्तों? सिंपल चिमनी की बनावट है, एक विशेष बनावट है जिससे निकलने वाले धुएं में से सल्फर गायब की जाती है, जिसमें आप पानी का छिड़काव करते हैं ऊपर, और निश्चित तौर पर पानी के छिड़काव से फायदा क्या होता है? SO2 नीचे बैठ जाते हैं कण उसके, उसको आप अलग कर लेते हैं और बाकी साफ गैस बाहर निकलती है। या मैं कहूं इस प्रकार डायग्राम है, या फिर इस प्रकार तकनीक देख रहे हैं आप यहां से,
ये होता है एफजीडी प्लांट आपका, जगह भी घेरता है, काफी जगह भी लेता है बनाने में इसको ये। ठीक है, तो ये है दोस्तों एफजीडी प्लांट आपका, जो आपको मदद करता है SO2 गैस उत्सर्जन कम करने में। तो फिर सुन लीजिए, सीपीसीबी ने सभी तापीय संयंत्रों को निर्देश दिया है कि 2022 तक सभी लोग ये प्लांट लगा लेंगे अपने यहां पर, और नहीं लगाया तो लाइसेंस छीन लेंगे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऊर्जा मंत्रालय जिसके अधीन ये प्लांट आते हैं, वो गया है मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के पास, कि जनाब अभी मत लागू कीजिए, अभी संकट में है हमारे प्लांट, अभी लागू नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों समझ आ गई होगी बात आपको यहां पर SO2 गैस पर हमारी एक चर्चा। एक दो सवाल ले रहा हूं मैं SO2 गैस पर दोस्तों, एक दो सवाल लूंगा आपके साथ, देखिएगा काम का टॉपिक है क्योंकि ये बहुत चर्चा इस पर हो रही है साल भर से। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन देखिए पीडी का, आपको दिख रहा हो तो मैं चाहूंगा एक बार ट्राई करें, मुझे आंसर बताएं इसका। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या है। पूछा गया है इनकरेक्ट, पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा इसको, जवाब देने से पहले आपकी स्क्रीन पर ABCD ऑप्शन है, ट्राई जरूर कीजिए, एक बार ट्राई जरूर कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ABCD 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, फटाफट पार्टिसिपेट करें कोई इसके अंदर दोस्तों, बताएं मुझे इसका आंसर क्या होगा, कितना समझ पाए हम लोग इस क्वेश्चन को। आनंद कह रहे हैं सर D इसका आंसर होगा, बाकी दोस्त कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अनिकेत C कह रहे हैं, D भी आ गया, C भी आ गया। एक बार पढ़ा दीजिए, साफ नहीं दिख रहा। बता दो, साफ लिखा है दोस्त, बड़े बड़े अक्षरों में तो लिखा है, बता दोस्त अमन सर, साफ नहीं दिख रहा सर। C अटके हैं दोस्तों आप लोग यार। चलो अब मेरी बात सुन लीजिए, आपने सबने आंसर दे दिए। लक्ष्मी नायक, आपका आंसर काफी हद तक सही है, बाकी सभी लोग गलत जवाब दे रहे हैं। क्यों? देखिए, भारतीय कोयले में पूछा गया है गलत। पहली बात हम क्या जानते हैं, भारत में बड़े पैमाने पर थर्मल पावर प्लांट में FGD तकनीक नहीं लगी। जी हां, नहीं लगी, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत तो नहीं है, ये गलत नहीं है, यानी कि दूसरा तो गलत नहीं है, ये भी नहीं होगा आंसर और ये भी नहीं होगा आंसर, दूसरा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बचता है A या D। अब हम जानते हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा, आप जानते हैं हम लोग, पहला गलत या सही। भारतीय कोयले में बहुत अधिक सल्फर सामग्री होती है। जी नहीं, भारतीय कोयले में सल्फर सामग्री कम पाई जाती है, इतने सल्फर नहीं होता हमारे यहां पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका आंसर हो जाएगा इस केस में, कौन सा कथन गलत है केवल, तो आपका आंसर कथन गलत है, केवल एक गलत है। जी हाँ, सल्फर सामग्री बहुत अधिक नहीं होती, सल्फर कम होता है भारतीय कोयले में, भारतीय कोयले में सल्फर कम होता है, और हमारे पास FGD तकनीक नहीं लगी है हमारे यहां पर आज तक, अभाव है। यानी दो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, तो पहला गलत है केवल दोस्तों आपका, इसका आंसर होगा A यहां पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा याद रखिए चीजों को, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सल्फर के ऊपर। आइए एक क्वेश्चन थोड़ा मेंस का नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, SO2 के बारे में। आप स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, नोट करना चाहें तो नोट कीजिए फटाफट, फिर बात करते हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत दुनिया में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इस संदर्भ में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव पर चर्चा करें। हेल्थ पे क्या असर होता है और एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है, सिंपल चर्चा करनी है दोस्तों आपको यहां पर। इस समस्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सल्फर कैसे कम होगा हवा में, इसको क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर आपसे एक व्यू पूछा, एक चर्चा पूछी है यहां पर। हो पाएगा दोस्तों एक टॉपिक, क्या सल्फर तैयार हो पाएगा हमारा, उम्मीद कर रहा हूं सल्फर आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड बड़ा उत्सर्जक है। तो मानव पर असर क्या बता सकते हैं आप, मानव की समस्या क्या होती हैं, शोषण समस्याएं होती हैं, कई प्रकार के फेफड़ों में समस्याएं आती हैं सर। इसके अलावा पर्यावरण की समस्या क्या है, एसिड रेन होती है सर, बड़े स्केल पर पर्यावरण की समस्या होती है सर। क्या कदम उठाए जा रहे हैं, FGD तकनीक लगा रहे हैं सर हम लोग प्लांट्स के अंदर।
हम कोयले का प्रयोग कम करना चाहते हैं, हम अपनी फसलों के अपशिष्टों को नहीं जलाना चाहते हैं, पराली पर रोक लगा रहे हैं हम लोग जलाने पर, यहाँ पर सारी बातें हैं यहाँ पर दोस्तों। जो भी काम कर रहे हैं आप सफाई की दिल्ली की पर्यावरण के लिए, वो सारे काम यहाँ आ जाएंगे। BS6 इंजन लेकर आ गए हैं सर हम लोग, बहुत सारे प्रयास हैं, बताऊंगा आपको आगे जाकर समाधान में, लेकिन हाल फिलहाल काफी प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में दोस्तों हम लोग। उम्मीद करता हूं ये आप लोग कर पाएंगे। लिखिए दोस्तों ABC, बताइए मुझे फटाफट, कर पाएंगे इसको हम लोग? कर पाएंगे हम लोग इसको दोस्तों? जी हाँ सर, कर पाएंगे आराम से। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं आपके साथ, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे फिर आपके साथ हम लोग। यहां से अब नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे आपके साथ दोस्तों। जी हाँ, जी हाँ, कर लेंगे आराम से। मुझे लगता है कितनी जानकारी हमारे पास हो गई है कि हम इसको अब आराम से लिख सकते हैं। लिखा नहीं क्वेश्चन अब तक दोस्तों? इतनी हम लिख नहीं पाए क्वेश्चन, आप लिखिए आराम से। धीमा लिखने काम नहीं है, धीमा लिखने काम नहीं है आपको ना, फटाफट लिखिए इसको, नहीं तो दोबारा दोबारा आके देख लीजिए फिर लिख लीजिएगा। समय समय बचा लेते हम लोग यहाँ पर। ठीक है, आंसर राइटिंग लिखवाऊंगा दोस्तों, थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा सा का सेगमेंट हमारा खत्म हो जाए फिर बताऊंगा आंसर राइटिंग में आपको। दोस्तों अगला पॉल्यूटेंट आऊंगा मैं, अगले प्रदूषक पे लेकर आऊंगा आपको। अगला पॉल्यूटेंट हम लोग बात करेंगे आपके साथ जो है एरोसोल। जी हाँ, एरोसोल, सुनिए आराम से, टॉपिक काम का है एरोसोल। अगला टॉपिक है दोस्तों एरोसोल। अब ये क्या होता है सर? एरोसोल, देखिए पीएम कण हमने पढ़ लिए, पीएम कण हम पढ़ चुके हैं। पीएम कणों का ही और थोड़ा छोटा रूप चले जाएं, देखिए जो महीन आकार के पीएम कण हो गए, मैं कहूं आपसे, तो एरोसोल कुछ भी जो हवा में सस्पेंडेड रहता है, हवा में घूमता रहता है, तो पीएम कण भी एरोसोल होगा इस प्रकार तो। लेकिन आमतौर पर एरोसोल का मतलब होता है बहुत बारीक महीन कण, बहुत ही ज्यादा बारीक, वो पीएम कण से भी ज्यादा बारीक है अपने आप में, उनसे भी छोटे हैं, 1 माइक्रोन से भी कम आकार के हैं, नॉट 10 माइक्रोन, नॉट 2.5 माइक्रोन, वो 1 माइक्रोन से भी कम है। तो ऐसे बहुत महीन पार्टिकल कहलाते हैं दोस्तों एरोसोल हमारे। एरोसोल हवा में सस्पेंडेड रहते हैं दोस्तों ये आराम से, और इनका आकार सामान्यतः 1 एरोसोल से कम होता, 1 माइक्रोन से कम होता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आती है बात। यहां पर ये पॉल्यूटेंट कैसे हैं सर? ये आप सुनिए आराम से दोस्तों, पॉल्यूटेंट कैसे हैं। देखिए मान लीजिए डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी निकल रहा है, धुआं निकल रहा है डीजल गाड़ी से बाहर, तो हो सकता है पीएम कण भी होंगे, SO2 गैस भी होगी, NO2 गैस भी होगी, लेकिन कुछ कण इतने महीन होंगे उसमें जो हवा में घूमते रहेंगे लंबे समय तक। हम पीएम कण ही है, बहुत छोटे आकार के पीएम कण हैं, उन्हें हम एरोसोल बोलते हैं दोस्तों यहां पर, और कई बार से बोलते हैं हम लोग ब्लैक कार्बन। आराम सुनिएगा, काम की चीजें हैं दोस्तों। एरोसोल मतलब क्या हुआ? एक सामान्यतः 1 माइक्रोन से कम आकार के कण, कम आकार के पीएम कण बोल लीजिए समझने के लिए, 1 माइक्रोन से कम आकार के पीएम कण या हवा में निलंबित सस्पेंडेड पार्टिकल, वो कहलाते हैं आपके एरोसोल। इनका नुकसान क्या होता है सर? ये बहुत महीन होते हैं अपने आप में, और ये हवा में लंबे समय तक रहते हैं, ये हवा में लंबे समय तक बने रहते हैं, बैठते नहीं है नीचे, ये हवा में लंबे समय तक बने रहते हैं सर, इनका नुकसान ये भी होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या नुकसान है सर इनका? इनका और क्या नुकसान होता है सर? यहां पर एक, ये करते क्या हैं, ये आपके श्वसन नलिका में जाते हैं, मुख्यतः बीमार आपको कोई करता है तो पीएम पार्टिकल तो करते ही हैं, और छोटे पीएम पार्टिकल नुकसान पहुंचाते हैं। तो एरोसोल आपको स्वस्थ आदमी बीमार करता है, कई प्रकार के कैंसर और हार्ट डिजीज पैदा करता है। जी हां, कई प्रकार के कैंसर और हृदय संबंधी समस्याएं पैदा करता है, ये कैंसर और हार्ट डिजीज पैदा करता है सर ये। ठीक है, अब सुनिए इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स वो सारे जो पीछे पढ़े थे आपने, कोयले के जलने से, पेट्रोल गाड़ी के जलने से, सबके सोर्स वही हैं। ठीक है, अब आइए एक बार समझिएगा, यदि आप सोचिए डीजल जल रहा है गाड़ी में, डीजल या पेट्रोल जल रहा है, उससे अगर एरोसोल बनता है, उससे अगर एरोसोल बनता है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक, समझिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, ब्लैक कार्बन। ये क्या होता है सर? ब्लैक कार्बन, ध्यान सुनिएगा, ब्लैक कार्बन,
ब्लैक कार्बन क्या है सर? दोस्तों याद रखिएगा, जब डीजल या पेट्रोल जलता है तो उसके जलने से बहुत महीन कण, कार्बन के अधजले कण, जल ही नहीं पाया वो बाहर निकल गया धुएं के साथ, बहुत हल्के होते हैं और घूमते रहते हैं आपके आसपास। तो ये जो कण होते हैं सर, ये कहलाते हैं ब्लैक कार्बन। हैं तो पीएम कण ही, लेकिन ये बहुत महीन आकार के हैं। तो महीन आकार के पीएम कण हैं, बहुत बारीक कण हैं ये, इन्हें हम कहते हैं ब्लैक कार्बन। कहां से निकल रहा है सर? ये निकल रहा होता है आपका, ये निकल रहा होता है सर आपका गाड़ियों के अधजले कचरे, अधजले ईंधन से सर। ठीक है, ब्लैक कार्बन कहते हैं। आप लकड़ी जलाइए, पत्तियां जलाइए, पराली जलाइए, अपशिष्ट जलाइए खेतों में, उससे जो कण निकलेंगे उससे भी निकलेंगे महीन आकार के कण। यदि फसलों के जलने से निकलते हैं, पेड़ पौधों के जलने से कण बनते हैं एरोसोल, उसे हम कहते हैं ब्राउन कार्बन, क्योंकि पौधे ब्राउन होते हैं तो ब्राउन कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो एरोसोल बने अगर कोयले या डीजल के जलने से तो ब्लैक कार्बन, वो बने पेड़ पौधे के जलने से तो ब्राउन कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन चर्चा हो सकती है आपके साथ, पूछ सकता है क्या होता है ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जो कि डीजल या पेट्रोल के अधजले कणों से बनता है, अधजले कण, और पेड़ पौधे अधजले तो बनता है आपका ब्राउन कार्बन। यहां तो कोई मुश्किल नहीं होगी दोस्तों। तो 4 नाम सुन लिया आपने, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन। ठीक है दोस्तों, ये आप जान गए। अच्छा, एक शब्द और आता है, एक आता है ब्लू कार्बन और एक आता है ग्रीन कार्बन। जानते हैं ये क्या होता है? ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन जानते हैं क्या होता है? ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, वन लाइन सुन लीजिए। ब्लू कार्बन क्या होता है? ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन कार्बन नहीं है बेसिकली, ये कार्बन की वो मात्रा है जो समुद्र द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, पानी, ब्लू। तो ब्लू कार्बन क्या है? कार्बन की वो मात्रा जो समुद्र द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ब्लू कार्बन कहलाती है। ठीक है, और यही मात्रा अगर हमारे पेड़ पौधे अवशोषित कर लें, कार्बन की वो मात्रा जो पेड़ पौधे अवशोषित कर लें, ये कहलाती है ग्रीन कार्बन। तो ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन कोई उत्सर्जन नहीं है, ये आपका एक सिंबॉलिक है, वो कार्बन की मात्रा जो आपके पौधे अवशोषित कर लेते हैं, ये आपके समुद्रों में चला जाता है, पानी की वाटर बॉडी में चला जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो अलग है याद रखिएगा, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन तो अधजले कण है डीजल और पेड़ों के, लेकिन ये जो है सर, ये कार्बन की वो मात्रा जो समुद्रों द्वारा और पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है। क्या मेरी बात पहुंच गई दोस्तों आप तक? मेरी बात पहुंच रही है? सच्चिदानंद पूछने से SO2 अधिक कहां से निकलती है? बताया ना आपको मैंने दोस्त, पावर प्लांट से, कोई समस्या नहीं, पावर प्लांट की बड़ी SO2 मात्रा होती है हमारे यहां पर। मिट्टी या रेत के भी हो सकते हैं, इतना महीन अगर है तो हो सकता है दोस्तों, इतना अगर महीन है तो हो सकता है। आमतौर पर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये कण होते हैं, हो सकता है इसके भी हो, बहुत महीन कण होना चाहिए उसके लिए। क्या दोस्तों आपको चारों कार्बन क्लियर हैं? बताइए मुझे ABC लिखकर। चारों कार्बन क्लियर हो गए हैं सर? जी हाँ, ABC सब आ गए मेरे पास यहां पर। ए का मतलब कोड वर्ड है अपना, याद रखिएगा, कोड है कि आपको समझ में आ गया है। बी का मतलब सर देख लेंगे बाद में, इसको आ तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है दोस्तों? आराम समझ में आ रहा है? अच्छा, लगभग हम 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ चुके हैं अब तक, 2 घंटे मान लीजिए पढ़ चुके हैं। ठीक चल रहा है मामला? ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा बताइए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपके संग, 2 मिनट चर्चा कर लूँ। मेरा मन की बात भी कभी कभी हो जानी चाहिए बीच बीच में। सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे बीच? कोई सवाल, कोई समस्या आपके अंदर हो कि नहीं सर ये चीज़ और बेहतर हो सकती है, कोई सलाह मशवरा? मानूंगा तो नहीं, खैर मानूंगा तो अपने मन की मैं, लेकिन फिर भी आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं आराम से। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा चल रहा है सर, थैंक यू अमन बताने के लिए। सब कुछ ठीक है, बीच में संवाद होता रहेगा हमारी भी, चिंता ना करें। मैं आपको मना करता हूँ सवाल पूछने के लिए, वो एक चीज़ है, चैट बंद करने की बात कहता हूँ, एक चीज़ है, लेकिन बात होती रहेगी, चिंता ना करें, आपको स्पेस बहुत मिलेगा बात कहने का मेरे साथ, तो आपकी बात सुनी भी जाएगी, कही भी जाएगी, तो हम लोग मन की बात भी करते रहेंगे आपसे बीच बीच में। ठीक है, मोटिवेट होना जरूरी है, वरना तो रात का टाइम में कौन पढ़ने का मन करता है किसका 8-9 बजे यार, मतलब। ठीक है, चलो सही चल रहा है सर, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, इसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। अच्छा, एक बात मैं आपको, एक बात मैं बताऊं दोस्तों आपको, वो ये है
कि नासा वाले हैं ना, नासा वाले ये बहुत ब्लैक एरोसोल पे बहुत काम कर रहे हैं, मालूम है, एरोसोल बहुत काम कर रहे हैं। नासा ने क्या किया, लास्ट एक मिशन भेजा था, मालूम है आपको, एक मिशन भेजा था दोस्तों। मैं आपको मिशन का नाम दिखाता हूं। गूगल महाराज का प्रयोग करेंगे हम लोग कायदा यहां पर, और सर्च करेंगे आप लोग नामेज को। जी हाँ, नामेज की हम चर्चा करेंगे दोस्तों आपके साथ, हम नामेज की चर्चा करेंगे आपके साथ। यह है नासा का मिशन नामेज, बड़ा सा नाम, खुल जाओ सिम स्पीड में आ जाओ नेट। जी हाँ, नामेज क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, बड़ा सा नाम पढ़िएगा, नाम दिख रहा है मिशन का। साइंस टेक्नोलॉजी क्लास में सुनेंगे, वैसे मैं सुनाता हूं तो अच्छी बात है, आप लोग पढ़ लो यार। बात चूंकि एरोसोल की हो रही है तो मेरा टॉपिक भी है ये नामेज। क्या नाम है दोस्तों, नामेज। पूरा नाम क्या है सर, पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक एरोसोल एंड मरीन इकोसिस्टम स्टडी। फिर सुनिए, नॉर्थ अटलांटिक एरोसोल, ए फॉर नॉर्थ अटलांटिक एरोसोल एंड मरीन इकोसिस्टम स्टडी। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा नेट पर आपको नामेज के बारे में। नामेज एक सैटेलाइट है सर, ठीक है, एक सैटेलाइट है जो उत्तरी गोलार्ध का, अब नॉर्थ अटलांटिक कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है सर, उत्तरी गोलार्ध में है नॉर्थ अटलांटिक। उसके ऊपर जो एरोसोल के बादल छा गए हैं, एरोसोल की मात्रा बढ़ गई है, आर्कटिक सागर में जाइए, ग्रीनलैंड में जाइए, कनाडा के उत्तर भाग में जाइए, आइसलैंड के पास जाइए, वहां के ग्लेशियरों पे काला कार्बन जम गया है, ब्लैक कार्बन जम गया है। तो स्टडी करेगा ये सैटेलाइट कि आखिर इसका कारण क्या है और ये क्यों जम गया है एरोसोल, यहां पर, यहां एरोसोल की मात्रा क्यों ज्यादा है। ठीक है सर, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि इसको जानेंगे यहां पर लोग। ठीक है, तो ये जानेंगे दोस्तों, यहां पर ये काम करेगा ये। तो आखिर उत्तरी सागर में ऐसा क्यों हो गया है, फोटो वोटोज दिए होंगे, हमारे काम का नहीं है सर, छोड़ दीजिए, हमारे काम का इतनी जानकारी पर्याप्त रहेगी हमारे लिए। नामेज क्या है पूछ सकता है यूपीएससी कभी, तो नामेज पर ध्यान रखेंगे हम लोग दोस्तों। नामेज स्टडी करेगा नॉर्थ अटलांटिक की एरोसोल का अध्ययन करेगा। अच्छा सर, नासा स्टडी कर रहा है, हम नहीं कर रहे कुछ, हम नहीं कर रहे स्टडी सर, हम भी कर रहे हैं, आइए हम कर रहे हैं कुछ स्टडी दोस्तों, बताते हैं सर, आपको चिंता ना करें। तो ब्लैक कार्बन यानी कि एरोसोल की जब बात आती है दोस्तों, तो हम भी पीछे नहीं है इस काम में, और हमारे यहां भी दोस्तों रिसर्च हो रही है ब्लैक कार्बन के ऊपर। कौन कर रहा है सर ये रिसर्च, तो दोस्तों ये है आपका प्रोग्राम, इसका नाम आपको नोट करना है कॉपी में कहीं भी। देश में ब्लैक कार्बन पर रिसर्च हो रही है, प्रोग्राम का नाम है ब्लैक कार्बन रिसर्च इनिशिएटिव, BCRI। ठीक है सर, ये कार्यक्रम का नाम है BCRI। इसके तहत रिसर्च हो रही है सर नेशनल कार्बनेशियस एरोसोल प्रोग्राम, हिंदी में कहा जाए राष्ट्रीय कार्बन युक्त एरोसोल कार्यक्रम। कार्बन युक्त मतलब ब्राउन कार्बन और ब्लैक कार्बन दोनों आ जाएगा। आराम सुनिए दोस्तों, ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन दोनों आएगा सर इसके अंदर। तो एरोसोल बहुत महीन पार्टिकल होते हैं दोस्तों, इनका अध्ययन करना जरूरी है, और इसीलिए देश में प्रोग्राम चल रहा है NCAP। जी हां, NCAP नेशनल कार्बनेशियस एरोसोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय कार्बन युक्त एरोसोल कार्यक्रम। कौन करा रहा है सर रिसर्च, आइए वो भी जान लेते हैं दोस्तों आपके साथ, नोट कर लिया होगा आपने। इस कार्यक्रम को कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और इसरो। जी हां, इसरो। क्यों बढ़ा रहे हैं सर, बहुत पुरानी बात है, तो 10 साल सुन रहे हैं इसका नाम तो हम सर, हाँ जी 10 साल सुन रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको कि 10 साल पूरे कर लिए इस कार्यक्रम ने। हमारे पास काफी अच्छा डेटा भी आ गया इसको लेकर अब। तो कौन कौन से मंत्रालय हैं सर, पर्यावरण मंत्रालय प्लस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्लस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस इसरो को तो जानते हैं, बचपन से हम लोग रॉकेट लॉन्च करता है इसरो हमारे लिए, इन सभी को जानते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो ये चारों चीजें बहुत काम की है दोस्तों आपके लिए, इन चारों को आप याद कर लेंगे। तो प्रोग्राम का नाम क्या था, NCAP। अब बच्चा लोग आप एक समस्या में आ जाएंगे, मालूम है क्या समस्या ये होने वाली है आपके साथ कि सर NCAP तो साल एग्जाम में आया था क्वेश्चन, मेंस में इस साल 15 नंबर का क्वेश्चन था, NCAP की विशेषताओं को बताएं। तो हमारे बच्चे लोग तो 2 लिख कर आ गए एग्जाम में, बाकी मेंस वाले, बाकी संस्थान वाले 1 लिख के आए हैं। क्यों, ऐसा क्यों, आइए दोस्तों वो जान लेते हैं आपके साथ।
वाशेवासा के स्टूडेंट कुछ तो एक्स्ट्रा लिख के आएंगे ना। यूपीएससी ने पूछा आपसे, शॉर्ट में दिया था बकायदा, एनसीएपी कार्यक्रम की विशेषताओं को लिखें। बच्चे लोग, जनवरी 2019 में लॉन्च किया था सरकार ने एक कार्यक्रम जिसका नाम था एनसीएपी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। उस पर छाप दीजिए आराम से, कोई मना नहीं है। अगर केवल इतना पूछा है तो आप छाप दीजिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है, छाप दीजिए आराम से, काम आसान हो जाएगा आपका। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दीजिए मुझे। चलिए, एक मैंने फोल्डर सेव किया था उस दिन, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, सुन लेते हैं। तो जो प्रोग्राम आया था एनसीएपी दोस्तों आपका, उस पर अगर केवल एनसीएपी पूछा है तो फिर दोनों बात करनी पड़ेंगी। और उसने वो लिख दिया उसने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, तो फिर आप वही लिखेंगे 2019 का। केवल एनसीएपी लिखा तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर एक बात और जोड़नी पड़ेगी एनसीएपी के अंदर, वो है अपना ये कार्यक्रम जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है एनसीएपी। इसका भी नाम है सर, इसने क्या गलती की है, क्या बड़ा कार्यक्रम है देश का, भले 10 साल पुरानी बात हो गई, याद तो रखनी पड़ेगी आपको। तो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा गया। अब वो लिख के देता है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, तो एक लिख कर आइए। एनसीएपी पूछा है तो दो संभावनाएं बनती हैं, फिर आपको दोनों मेंशन कर दो बगल बगल में कि भारत में इस काम के दो कार्यक्रम चल रहे हैं, एक नेशनल कार्बोनेशियस एरोसोल प्रोग्राम और एक चल रहा है हमारा स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसके तहत ये प्रावधान किए गए हैं। दो लाइन ये जोड़ने से आपके नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। जी हाँ, ठीक है दोस्तों, समझ आई बात आपको। यहां पर आप इस शॉर्ट में याद कर लीजिए, केवल इतना काम का है मेरे लिए कि प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों आपका एनसीएपी, कार्बोनेशियस कार्बन युक्त एरोसोल कार्यक्रम। ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, इन सब की चर्चा हो गई, नामेज की चर्चा हो गई, एरोसोल की बात हो गई, और बात हो गई एनसीएपी कार्यक्रम की आपके साथ। 4 संस्थान, पर्यावरण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, साइंस टेक मंत्रालय और इसरो, 4 डिपार्टमेंट दोस्तों आपके साथ जुड़ गए हैं इस काम को करने के लिए। यहां हम अंत करेंगे इस टॉपिक का, यानी कि अपने एरोसोल का। अगले पॉल्यूटेंट पे चलेंगे आपको लेकर। अभी हम SO2 की बात कर चुके हैं, NO2 की बात कर चुके हैं, एरोसोल की बात कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले पॉल्यूटेंट पे आते हैं, अगले प्रदूषक पे आते हैं। अगला प्रदूषक क्या है सर, अगला प्रदूषक क्या है दोस्तों? तो अगला प्रदूषक हमारे पास है, उसका नाम मैं चाहूंगा नोट डाउन करेंगे आराम से बच्चा लोग आप लोग, और वो क्या है? VOC। वो क्या है सर? VOC। VOC, आइए दोस्तों ढूंढते हैं आपके साथ, हम बात करेंगे VOC की आपके साथ। क्या है VOC, ये क्यों चर्चा में रहता है VOC? चलिए, ओके दोस्तों, VOC होता क्या है आपको? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात मैं कर रहा हूं आपसे, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात होगी। ठीक है, अब सुनिए आराम से, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर कार्बनिक यौगिक, अस्थिर कार्बनिक यौगिक। क्या मतलब है सर इसका? देखिए, अभी आप कभी फील करते हो, मान लीजिए आप पेट्रोल पंप गए हो गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए, डीजल भराने के लिए, तो आपको फील होगा वहां पर आपकी आंखों में कुछ चुभता है, आपको जलन सी होने लगती है। या फिर आपने कहीं दीवार वगैरह पेंट वेंट कराया हो, दरवाजे पर लकड़ी के आपने कुछ पेंट कराया हो, तो उस कमरे में आप जाएं जहां भी नया नया पेंट हुआ है, पेंट जो पेंट होता है वो हुआ है, तो आपको फील होगा आपकी आंखों में कुछ चुभ रहा है। वो क्या है? ऐसे पदार्थ दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो रूम टेम्परेचर पर ही, जो कक्ष के तापमान पर ही वाष्पीकृत हो जाते हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थ
जो रूम टेम्परेचर लिक्विड में थे कन्वर्ट हो गए किसमें, वो कन्वर्ट हो गए वो आपके लेट से गैस के अंदर, कन्वर्ट हो गए पार्टिकल गैस के अंदर। ऐसे पदार्थ जो अपनी स्टेज बदल रहे हैं, लिक्विड से कन्वर्ट हो रहे हैं रखे रखे वो किसमें, गैस के अंदर, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वीओसी। ध्यान सुनिएगा, तो वीओसी क्या है सर, ऐसे कार्बनिक, लिख लीजिए, मैं जगह छोड़ना चाहें जोड़ लीजिएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो सामान्य कक्ष के तापमान पर, जो सामान्य कक्ष के तापमान पर वाष्पीकृत हो जाते हैं या अवस्था परिवर्तन कर लेते हैं या वाष्पीकृत हो जाते हैं, वीओसी कहलाते हैं, अस्थिर कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है सर, इसका सोर्स क्या है सर, इस वीओसी का सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है सर, सभी हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कुछ भी ले लीजिए, सब वाष्पीकृत हो जाते हैं थोड़ी देर बाद रखे रखे। छोड़ दीजिए पेट्रोल खुला, कुछ देर में गायब हो जाएगा पूरा का पूरा बैठा बैठा वो। मिट्टी का तेल आपको आसपास फील होगा, मिट्टी का तेल पड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी हो क्या रहा है सर, ऐसे सभी कार्बनिक पदार्थ सब होते हैं इसके अंदर सर। इसके अलावा फिनॉल आप देखते हैं, फिनॉल घर में यूज करते हैं सफाई के लिए, दरवाजों पे पेंट आप करते हैं, पेंट का सामान लाते हैं आप, ये होता है सर। ये सब क्या होते हैं आपके, पेंट हुआ, इवन आपने वो नेल पॉलिश रिमूवर आपने देखा होगा, एसीटोन टाइप की चीज होती है, एसीटोन होता है वो, कीटोन माफ एस्टोन होता है वो, जो नेल पॉलिश रिमूवर चीज आती हैं वो महिलाएं बहुत यूज करती हैं। नेल पॉलिश रिमूवर है या कुछ भी ऐसा कुछ आप यूज करें, जो स्प्रिट हैं कई प्रकार के, तो नेल पॉलिश रिमूवर होता है आपका। ये सब क्या होते हैं सर आपका, एसीटोन होता है वो, बेसिकली एसीटोन होता है वो। आप में से वैसे 90s के बच्चे बहुत कम होंगे, लेकिन आपको याद हो वाला जमाना कैसेट चला करती थी, जो रील वाली कैसेट्स होती थी, ऑडियो कैसेट्स। अब तो सीडी आ गई, अब तो पेन ड्राइव आ गई, अब तो आजकल बहुत सारी ऐप आ गई गाने के लिए, लेकिन वो आपको याद होगा टेप चलता था, एक छोटा सा कैसेट होता था, और वो कैसेट डालते थे हम लोग उस बॉक्स के अंदर अपने टेप रिकॉर्डर के अंदर, और उस पर चलती थी कैसेट। ठीक है, उसमें ना बीच में एक हेड होता था चमकता हुआ सिल्वर कलर का, कुछ दिनों बाद वो गंदा हो जाता था, फिर उसको साफ करते थे बकायदा, तो उसके लिए स्प्रे आता था मार्केट से। उस स्प्रे मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ समझने के लिए, जिनको याद हो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वो जो स्प्रे होता है उसमें एसीटोन होता था बेसिकली। कोई भी चीज जो डस्ट आ जाती है, कोई गंदगी जम जाती है, साफ करने के लिए हम लोग एसीटोन का प्रयोग करते हैं। तो एसीटोन क्या है मालूम है आपको, एसीटोन भी एक प्रकार का वीओसी है। छोड़ दीजिए थोड़ी देर, हट जाएगा अपने आप ही। इवन आप आजकल सैनिटाइजर यूज करते हैं जो अपने हाथों में लगाते हैं और गायब हो जाता है, वो सैनिटाइजर क्या है अपने आप में, एल्कोहल की मात्रा है उनके अंदर। वो सैनिटाइजर जो आप यूज कर रहे हैं अपने हाथों, वो भी क्या है, एक प्रकार का वीओसी है, वीओसी है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, वीओसी पॉल्यूशन नहीं फैलाता कम से कम। ठीक है ना, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ। तो वीओसी कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, कोई भी सोच सकता है वीओसी का। ठीक है सर, ये सोर्स है वीओसी के, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, डीजल इसमें आएंगे, बाकी कुछ भी जोड़ लीजिए। अब आइए सर, वीओसी नुकसान क्या करता है। ठीक है, वीओसी नुकसान क्या करता है सर, सुन लीजिए। वीओसी क्या करता है सर, ये कैंसर जनक होता है, इससे कैंसर होता है शरीर के अंदर दोस्तों। ठीक है ना, ये कैंसर जनक एलिमेंट है दोस्तों, कैंसर पैदा करता है, ये कैंसर जनक होता है दोस्तों, ये बॉडी में कैंसर पैदा करता है, न्यूरल सिस्टम खत्म करता है हमारा, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, ये पौधों की वृद्धि को रोक देता है, पौधों की वृद्धि को रोक देता है दोस्तों ये भी। ठीक है, वीओसी पौधों की वृद्धि को रोक देता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है मनुष्य के दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है मनुष्य के। ठीक है सर, और क्या करता है, धुंध पैदा करता है, स्मोक पैदा करता है। जी हाँ, स्मोक भी पैदा करता है। अब ये सर स्मोक पैदा करता है, ये थोड़ा बता दीजिए कैसे पैदा करता है। इसके लिए चलेंगे दोस्तों आपको एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट पे लेकर हम लोग, तो उस यात्रा पे चलते हैं आपको लेकर यहां से हम लोग चलेंगे, आपको लेकर यहां पर हम लोग। ओके, एक छोटा सा फ्लो चार्ट दोस्तों आपके स्क्रीन पर, आराम समझेंगे, पढ़ चुके काफी इसमें से हम लोग चीजें।
क्या हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, बना पाएंगे इसको, जूम कर पाएंगे? जूम नहीं हो सकता दोस्तों, ये इतना ही रखना पड़ेगा मुझे। क्या दिखने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा होगा? उम्मीद करो पढ़ने में आ रहा होगा आप लोगों को ये, ठीक है। अब सुनिए आराम से दोस्तों, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, स्मोक कैसे बनता है। एक तरीका तो पढ़ा पीछे आपने मेरे साथ अभी, क्या भैया SO2 गैस ले लो, उसमें थोड़ा जलवाष्प मिला दो, थोड़ा सा PM पार्टिकल मिला दो, तो बन जाएगी स्मोक। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे थे पीछे हम लोग यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। अब दूसरा वाला पढ़ लेते हैं दोस्तों आपके साथ। आप क्या करें, NO2 ले लो, NO2 गैस, इसमें मिला दो VOC। VOC NO2 पढ़ चुके हैं हम लोग, कहां से आती है, VOC ले लो यहां पर दोस्तों, VOC ले लो, कोई बात नहीं, नहीं भूल जाओ, मैं बता रहा हूं सुन लो। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है मालूम है, ओजोन। VOC पार्टिकल NO2 के साथ मिल जाएं और बढ़िया सूर्य खिला हुआ है, सनलाइट आ रही है आसपास बढ़िया सी, तो बनेगा ओजोन, ठीक है सर। अब इस ओजोन को मिल जाए अगर PM कण, इस ओजोन को मिल जाए अगर PM कण ना दोस्तों, तो ये पैदा करता है आपका स्मोक। ये लिखिए अभिक्रिया ऊपर, कोई समस्या नहीं, अभिक्रिया में ये लिखा है मैंने यहां पर। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2, ये है VOC, इनके मिलने सूर्य के प्रकाश में मिल जाए अगर तो बनती है ओजोन। ओजोन को मिल जाए PM कण अगर तो बनता है स्मोक। ये लिखा है नीचे मैंने दोस्तों, ये अभिक्रिया भी स्मोक बनाती है, ये अभिक्रिया भी स्मोक बनाती है, ठीक है। हो पाएगी दोस्त बात हमारी यहां पर, ये अभिक्रिया भी हमारा स्मोक तैयार करती है दोस्तों। तो स्मोक की चर्चा हो रही है, दो रिएक्शन है एक स्मोक बनाने की, तो ये क्रिया है, स्मोक बनता है, और इससे भी स्मोक बनता है, इससे भी आपका स्मोक बन सकता है, ठीक है सर। लिख लिया अभिक्रिया आपने, NO2 और VOC के मिलने से ओजोन बनती है, ओजोन मिल जाए PM कणों से तो बन जाती है आपकी स्मोक यहां पर, ठीक है। ये समझ में आ गया सर हमें। आइए फिर लौट के आते हैं PPT पर अपनी। अब सुनिए दोस्तों आराम से, जो बताने वाला हूं ध्यान सुनिएगा। आराम सुनिएगा। स्मोक नाइट्रोजन और VOC तत्वों से मिलकर बनी ओजोन गैस और PM पार्टिकल संयोग से बनता है, समझ में आया। NO2 थी प्लस उसमें VOC आ गया तो बन गई ओजोन गैस, इसको मिल गया साथ PM कणों का तो बन गई स्मोक, ठीक है ना। ये लिखा है मैंने शब्दों में यहां पर, सामान्य भाषा में धुएं और कोहरे का संयोग भी कहते हैं स्मोक को, ठीक है। खास बात क्या है सर, NO2 VOC मिलेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट में, अंतर समझिएगा, बस यहीं पे अंतर आ गया। अभी हम SO2 कहां मिला रहे थे, SO2 निचले स्तर पर है, वहां जलवाष्प आ गई, वहां पर आपके PM कण आ गए, स्मोक बन गया। ये NO2 गर्म है, सूर्य का तापमान है, चमक रहा है सूर्य, तब VOC से मिलेगी और बनाएगी क्या, तब बनाएगी स्मोक आगे जाकर, ठीक है। अब समझिए ध्यान से दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो स्मोक दो हो गए दोस्तों, एक स्मोक है आपका कौन सा, जो सल्फर युक्त है, इसमें क्या हुआ था, SO2 प्लस PM कण प्लस जलवाष्प, इनसे मिलके बनी था स्मोक हमारा, ठीक है ना, ठीक है। लंदन में इसी प्रकार का स्मोक देखा गया था, ठंडा मौसम रहता है वहां पर, हवाएं कम चलती हैं, जब हवाएं कम चलेंगी तो SO2 गैस नीचे इकट्ठी होती रहेगी। समझाता हूं, एक मिनट रुकिएगा यहां पर दोस्तों। बाकी एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, ये जो स्मोक है दोस्तों, याला स्मोक, ये कहलाता है फोटोकेमिकल, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के कारण हो रहा है ये स्मोक, इसलिए कैसे कहते हैं हम लोग, फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है दोस्तों। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, इस प्रकार के स्मोक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भूमिका अधिक होती है, चूंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अधिक तापमान पर VOC से अभिक्रिया करता है, अतः इसे ग्रीष्मकालीन स्मोक भी कहते हैं, समर स्मोक भी कहते हैं। गर्मियों में होता है स्मोक क्योंकि यहां पर सनलाइट की आवश्यकता होती है। फिर सुन लीजिए, सल्फर युक्त स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक, चूंकि इसमें गर्मी की आवश्यकता होती है तो गर्मी में बनता है आमतौर पर, ये मैक्सिको में बना था कुछ साल पहले, मैक्सिको में देखा गया था स्मोक, ये जो बनता है NO2 से। SO2 वाला स्मोक बनता है सर्दियों में, और इसे हम कहते हैं लंदन स्मोक भी कहते हैं, लंदन स्मोक भी कहते हैं दोस्तों स्मोक को, लंदन स्मोक, क्योंकि सर्दियों में बनता है। दिल्ली में जो दिखता है वो कौन सा है मालूम है आपको, दिल्ली में आपको ये दिखता है, दिल्ली में ये होता है, इसके चांस कम है, दिल्ली में ज्यादा ये होता है, अधिकतर दिल्ली के इसमें ये देखा जाता है,
कब होता है स्मोक हमारे यहाँ दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इलाकों में? सितंबर अक्टूबर के महीनों में, है ना, नवंबर आते आते अक्टूबर के लास्ट में होता है, जब कहते हैं पराली जला रहे हैं खेत के लोग। ठीक बात है, लेकिन उससे मौसम ठंडा होने लगता है तो हमको मिलता है यहां पर ये स्मोक दोस्तों। अब एक बात ध्यान सुन लीजिए, बताऊंगा, उसके बाद पूछूंगा आपसे आपके सवाल और फीडबैक लूंगा आपका मैं। ध्यान सुनिएगा। एक हम बात कर रहे हैं SO2 वाला स्मोक यानी लंदन स्मोक, यानी विंटर वाला स्मोक यानी सर्दी वाला स्मोक, सबका मालिक एक, सभी एक चीज है दोस्तों ये। एक है NO2 वाला स्मोक यानी गर्मी वाला स्मोक, ठीक है, ये होता है गर्मी में होता है आमतौर पर ये, या फोटोकेमिकल स्मोक भी नाम भूल गया लिखना, फोटोकेमिकल स्मोक भी। इन तीनों का मालिक एक है। ये कैसे बन रहा है? NO2 से बन रहे हैं सर। हम इसकी बात कर लेते डीप में, कोई पढ़ना हमको ये है, समझेंगे। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये सरफेस है, ये तल है, जमीन का सतह है हमारी, यहां पर गाड़ी है, यहां पर चिमनी लगी है, धुआं निकल रहा है यहां से, ठीक है, यहां पर बिल्डिंग्स हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं यहां पर, ठीक है, रेजिडेंस हैं, लोग रहते हैं यहां पर, ठीक है, और गाड़ियां हैं और गाड़ियां हैं और गाड़ियां हैं, यहां से धुआं निकल रहा है कुल मिलाकर, ठीक है, हर जगह से, बिल्डिंग से, घरों से, गाड़ियों से SO2 निकल रही है। अब चूंकि ठंड आने वाली है, ठंड अभी आई नहीं है, सर्दी आई नहीं है, ठंड से पहले ही शरद ऋतु चल रही है, और शरद ऋतु में होता क्या है सर? हवाओं का संवहन रुक जाता है। अब इस संवहन क्या होता है सर? ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी है। संवहन क्या होता है सर? हवाओं की ऊर्ध्वाधर गति रुक जाती है। जब जमीन गर्मी होती है ना, गर्मी में जमीन गर्म हो जाती है, तो जो भी हवा संपर्क में आएगी जमीन के, वो गर्म हो जाएगी तुरंत, और गर्म हवा की प्रवृत्ति क्या होती है? ऊपर उठने की। ऊपर ठंडी हवा है वो नीचे बैठेगी, और नीचे की गर्म हवा ऊपर जाएगी, संवहनी धाराएं बनेंगी यहां पर, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग। फिर सुन लीजिए, गर्म जमीन है अगर, तो जो भी हवा संपर्क में जमीन की आएगी वो गर्म हो जाएगी तुरंत, और गर्म होने के बाद तुरंत ऊपर की ओर बढ़ेगी, वो ऊपर उठना चाहेगी, हल्की हो गई क्योंकि गर्म होने पर ऊपर की जो भारी गैस है वो नीचे आना चाहेगी। तो सर्कुलर चलता रहेगा साइकिल, ये कहलाती है संवहनीय धाराएं, ठीक है। कब होता है? गर्मी में। तो गर्मी में होता क्या है? मैं गाड़ी चलाया, मैंने अपने AC चलाया, बहुत धुआं निकाला, तो चूंकि गर्म हवाएं ऊपर उठती जा रही हैं, तो संपर्क में जो धुआं आया वो ऊपर लेके चली गई अपने साथ, चिमनी से धुआं निकला वो भी चला गया साथ में उसके ऊपर, खेतों से पराली जलाई वो भी चली गई ऊपर। गर्मी के मौसम में भी सब कारक हैं, गर्मी के मौसम में भी गाड़ियां चल रही हैं, धुआं निकल रहा है, कचरा जलाया जा रहा है, धुआं तब भी हो रहा है, लेकिन वो सब कहां चला गया? ऊपर की ओर, गर्मियों में। लेकिन जैसे सर्दियां आने लगती हैं, जमीन थोड़ी ठंडी होने लगती है, अक्टूबर लास्ट, नवंबर के फर्स्ट वीक तक आते आते जब जमीन का तापमान थोड़ा स्थिर होने लगता है, तो संवहनी धाराएं नहीं चलती हैं, तब संवहनी धाराएं चलना बंद हो जाती हैं। इससे क्या होता है? नीचे की हवा नीचे पैक हो गई, ऊपर की हवा ऊपर रह गई। अब SO2 गैस निकली, नीचे हवा में ट्रैप हो गई, नीचे ऊपर तो आ नहीं रही, अब यहां से संवहन तो हो नहीं रहा, तो नीचे सारी हवा ट्रैप हो जाती है, चाहे SO2 निकले, NO2 निकले, सब नीचे ट्रैप हो गए। ट्रैप मतलब फंस गई। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों? ठंड के मौसम में संवहन बंद हो गया, तो निचला जो वायुमंडल है, ये निचला जो वायुमंडल है, बादल बने यहां पर आपके, ये छोटे बादल बने आपके, ये निचला वायुमंडल है सर, तो ये जो धुआं था ये गया और यहीं पर ट्रैप हो गया, ये यहीं पर ट्रैप हो गया, यहीं पर ट्रैप हो गया, यहीं पर ट्रैप हो गया। तो इससे क्या हुआ? ये धुआं मतलब SO2 का धुआं है दोस्तों, ये निचले वायुमंडल में है, ये निचले वायुमंडल में पाया जा रहा है, यानी पृथ्वी के समीप पाया जा रहा है। जलवाष्प तो थोड़ा होती है हमेशा, जलवाष्प थोड़ी मिली जाएगी आपको, थोड़ी बहुत ह्यूमिड तो हमेशा होती है, प्लस PM कण तो मिल ही जाते हैं इनको आराम से। तो PM कण मिल गए, धूल डस्ट आदि के, जलवाष्प मिल गई इसको, SO2 तो निकल ही रही है, धुआं ये नीचे आ गया, और निचला वायुमंडल है। तो सर्दी के मौसम में क्या होता है दोस्तों? ये ट्रैप हो जाता है, और दिल्ली के मौसम में हमको स्मोक दिखाई देता है, दिल्ली NCR नॉर्थ इंडिया में हमको स्मोक दिखाई देता है। अब हमारे किसान भाई परली जला रहे हैं, तो और SO2 आ गया, और ट्रैप हो गई हवा, गाड़ियों को धुआं था ही था, और जो धुआं था ही था, तो सब ट्रैप हो गया बेसिकली। तो यहां पर दोस्तों बहुत सिंपल सी बात समझने की ये है कि दिल्ली में जो स्मोक होता है अक्टूबर नवंबर में, वो कौन सा है? सर्दी वाला स्मोक है, SO2 वाला स्मोक है, वो हमारा लंदन स्मोक है। दिल्ली के अलावा देश के अन्य इलाकों में अगर स्मोक हो, कभी गर्मी में अगर हो, तो उसे हम कहेंगे फोटोकेमिकल स्मोक या NO2 वाला स्मोक, ये एक सामान्य भाषा में गर्मी वाला स्मोक। इंडिया में वो दिखाई नहीं देता हमको आमतौर पे, क्योंकि गर्म हवा होगी
तो ऊपर लेके चली जाएगी, स्मोक को बहुत जल्दी टिकेगा नहीं स्मोक, लेकिन कई बार हो जाता है ये, इंडिया में आमतौर पर नहीं देखा जाता हालांकि। तो ये होता है गर्मी वाला स्मोक। क्या दोनों स्मोक क्लियर है दोस्तों आपको? क्या दोनों स्मोक क्लियर हैं? आपका फीडबैक का समय है, बताइए मुझे। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं आराम से इसको, यहां पर आप इसको यहां से नोट भी कर सकते हैं दोस्तों आराम से। कोई सवाल हो पूछिए आराम से, आगे बढ़ेंगे फिर आपके संग हम लोग। नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा सीधा आपके साथ दोस्तों। आनंद, विकास, लक्ष्मी, विनय, सबको क्लियर है दोस्तों? सबको क्लियर है ये? ठीक है दोस्तों, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये नोट्स बनाने के लिए हैं, बाकी पीडीएफ मिलेगा आपको संस्था की ओर से, वो आपको मिलेगा ही। ये जो है नोट्स आप बनाएंगे अपने हाथों से ना, जो लिखा है स्क्रीन पे सो कॉपी में लिख लेंगे अपनी चुपचाप, ठीक है। तो एरोसोल उतना ही नुकसान करता है, तब PM 2.5 करता है, ज्यादा करता है एरोसोल का नुकसान का स्टडी कर रही है दुनिया आजकल। तो एरोसोल ज्यादा नुकसान होता है वैसे तो, लेकिन PM 2.5 मानवीय इंसान नुकसान करता है, तो हम उसको काउंट ज्यादा करते हैं। जितना बारीक कण होगा तो नुकसान करेगा आपके लिए वो, ठीक है सर, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करते जाएगा, जो भी आप बाद में एक बार इसको देख के नोट डाउन कर लीजिएगा सारी बात को, तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाकी एक PDF मिलेगा संस्थान से आपको, वो आपके लिए है रेफरेंस के लिए, वो रेफरेंस बुक का काम करेगा आपका। जो मैं क्लास में लिखवा रहा हूँ या क्लास में बोल रहा हूँ, ये आपके रनिंग नोट्स में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बाद में क्लास खत्म होने के बाद आपका 20 मिनट का समय रहेगा, क्योंकि मेरी क्लास बताया मैंने आपको 100 मिनट की हुआ करेगी। आप 2 घंटे की फीस, आप 2 घंटे के लिए फीस ली गई है आपसे, तो 20 मिनट क्या करेंगे आप बैठ के ना। तो जो भी स्लाइड में दिखाई है उनको आराम से नोट कीजिए बैठ के वहां पर 20 मिनट तक, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए, दोस्त हमारे कह रहे हैं सर NO2 भी ठंडा बना सकता है स्मोक। भाई NO2 को स्मोक बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, तो सनलाइट होगी तब तो बनेगा ना यार। सनलाइट सन टेम्परेचर होगा, सर्दी में कहां होता है टेम्परेचर, बताओ दोस्त मेरे आप, सर्दी में टेम्परेचर नहीं होता ना। चल आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉल्यूटेंट ढूंढेंगे आपके साथ, अगला हम ढूंढेंगे दोस्तों आपके साथ पॉल्यूटेंट। यहां पर अगला प्रदूषक हेड बनाएंगे दोस्तों आपके साथ, अगला पॉल्यूटेंट हम लेंगे आपके साथ ओजोन। जी हाँ, हेड बनाएंगे ओजोन। अगला प्रदूषक है सर ओजोन। अगला पॉल्यूटेंट है सर ओजोन का। आइए, ओजोन देखिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, वो एक ओजोन हाँ हमको हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, मतलब लाइन तो मतलब कब पढ़ा था पहली बार याद नहीं, लेकिन पढ़ते हमेशा से आ रहे हैं सर कि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है और वो हमको हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, ठीक है। अब बात सही है सर आपकी, हानिकारक बचाती तो है, लेकिन वो कहां पर है? वो क्षोभ मंडल में है, वो समताप मंडल में है, वो ऊपर 30 किलोमीटर ऊंचाई पर है, वो 30 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल में है दोस्त। यहां कहां है? नीचे। अगर यही ओजोन नीचे मिलेगा जमीन के आसपास, मेरी नाक के एरिया मिलेगा मुझे, तो मुश्किल कर देगा। ऊपर है तो भैया वरदान है, नीचे है तो अभिशाप है। तो ओजोन गैस अगर आपके आसपास है, आपके निचले वायुमंडल में है, आपके आसपास है, तो मानव के लिए नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। तो ओजोन गैस की बात करें सर, तो निचले वायुमंडल में या धरातल के संपर्क में वाली ओजोन गैस, धरातल के संपर्क में है, जमीन के संपर्क में है वो गैस, वो आपकी नुकसानदायक होती है। वैसे ओजोन फायदेमंद है, लेकिन यहां वो नुकसानदायक होती है, ठीक है सर। आइए, ओजोन का सोर्स क्या है सर, कहां से आती है ओजोन? ओजोन हमारे आसपास कहां से आती है सर, इसका सोर्स क्या है दोस्तों? ओजोन के सोर्स बहुत सारे सोर्स हैं। मैं कहूं आपसे, अगर ओजोन की बात कर लें, वाहनों से निकलती, गाड़ियों से निकलती है ओजोन सर आराम से, कुछ इंडस्ट्रीज निकालती हैं ओजोन को। काम करके लिख लेंगे सोर्स क्या क्या है ओजोन के। ओजोन के सोर्स हैं सर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है सर, इंडस्ट्रीज निकालती हैं बड़े स्केल पर इसको, इंडस्ट्री से निकलता है सर। वाहनों से निकलता है ओजोन सर, वाहनों के उत्सर्जन में ओजोन शामिल होता है सर, ठीक है। ईंधन के पूरा ना जलने पर भी ओजोन निकलता है सर, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसको तो ओजोन निकल सकती है। ईंधन के पूरा ना जलने पर भी, ईंधन के पूरा ना जलने पर, हाफ बर्न ईंधन होगा या उसे मैं कहूंगा यहां पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है,
ईंधन के आधा जलने पर या कम ऑक्सीजन में जलने पर भी ओजोन बन सकती है सर। ठीक है, ओजोन बन सकती है। बाकी ओजोन बनने का तरीका वो भी देखा पीछे आपने, NO2 और VOC मिल जाए तो ओजोन बन सकती है सर। सूर्य के ताप में अगर NO2 और VOC मिल जाए सूर्य के ताप में तो ओजोन बन सकती है सर। तो ओजोन बनने कई जगह सोर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है यहां पर। अब आते हैं इसके आगे बढ़े हम लोग दोस्तों आपके साथ। ये तो हुई ओजोन बनता कैसे हो, समझ आया आपको ओजोन क्या होता है। नुकसान क्या होता है ओजोन से सर? नुकसान की बात करें दोस्तों, स्मोक बनता है। पहली बात तो नुकसान यही है, इसका बड़ा नुकसान ओजोन से स्मोक बनता है सर, धुंध बनती है। बताया मैंने, फोटोकेमिकल स्मोक बनता है सर, इससे नुकसानदायक चीज है ये। श्वसन प्रणाली में चली जाए, अगर ये चला जाए ओजोन शरीर के अंदर, कैंसर पैदा कर सकता है, श्वसन नाली को चौक कर सकता है दोस्तों। जी हाँ, खासकर ऐसे मरीज जिनकी श्वसन नलिका की समस्या जिनको है, अस्थमा के पेशेंट हैं या छोटे बच्चे हैं जिनकी प्रॉपर नलिका विकसित नहीं हुई है, उनको अगर ओजोन दे दी जाए श्वास में ना, उनकी मौत तक हो सकती है। तो अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, अस्थमा के मरीजों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ओजोन मौत का कारण बन सकती है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर ओजोन खासकर छोटे बच्चों में और अस्थमा के पेशेंट्स को, अस्थमा के पेशेंट और छोटे बच्चों के लिए ये मृत्यु कारण हो सकती है। ठीक है, ये नुकसान है ओजोन का सर। और क्या करती है ओजोन सर? होता है ना, जो ओजोन सांस नहीं ले पाते छोटे बच्चे का, छोटे बच्चों की बात में करूं तो सांस नहीं आती उनको, और ओजोन रहेगी आसपास, सांस नहीं आएगी तो उनकी मौत हो जाती है दम घुटने से। ठीक है, इसके अलावा सर मैं कहूँ अगर आसपास ओजोन है, नुकसान की बात करूं तो आपकी गाड़ियों में घर्षण ज्यादा होगा उस केस में। आपकी गाड़ियों के जो पहिए होंगे ना, वो गर्म ज्यादा होंगे और उनकी लाइफ बहुत खत्म हो जाती है। तो गाड़ियों के पहिए जो होते हैं आमतौर पर ओजोन आसपास है, तो जब चल रहे हैं सड़क के ऊपर और ओजोन है उनके घिस रही है ओजोन के नीचे अगर, तो उनकी लाइफ खत्म कर देती है, बर्न आउट करती है आपके गाड़ी के पहियों को। जी हाँ, तो ओजोन की उपस्थिति में गाड़ी के पहियों की उम्र, उनकी लाइफ कम हो जाती है, जल्दी घिसते हैं वो वहां पर वो। तो आपको नुकसान होता है, इंडस्ट्रियल नुकसान है काफी बड़े स्केल पर। तो पहियों की औसत आयु कम हो जाती है, तो यहाँ पर इनकी जो उम्र है, इनका लाइफ साइकिल है तो कम हो जाता है, यहाँ पर नुकसान होता है पहियों को इससे काफी बड़े स्केल पर। ठीक है सर, और क्या है, और क्या होता है सर ओजोन से नुकसान? पौधों की वृद्धि रोक देती है सर ये, पौधों की वृद्धि रोक देती है सर ये। ठीक है, यहां तक ठीक है सर हमारे पास। चलिए, तो ये है आपका दोस्तों स्मोक या ओजोन से नुकसान। यहां पर एक बार मुझसे पूछे हॉट स्मोक सर, हॉट स्मोक कुछ नहीं है, फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं दोस्त, हॉट स्मोक नहीं बोला मैंने आपको, फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं, उसी को वो बोलते हैं हॉट स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक यानी कि नाइट्रोजन से बनने वाला स्मोक, नाइट्रोजन प्लस VOC ओजोन बनाते हैं, ओजोन जुड़ता है PM पार्टिकल के साथ, बनता है आपका स्मोक दोस्तों यहां पर। चलिए, यह है ओजोन की बात, यह है पोल्यूटेंट की बात। यहां पर ओजोन खत्म होता है दोस्तों, छोटा सा हमारा बीमारी क्या, सोर्स क्या। ठीक है, अब आइए अगला लेते हैं आपके साथ। अगला पॉल्यूटेंट है दोस्तों सीसा, लेड, लेड या PB। आइए बात करें सीसे के बारे में, सीसा पॉल्यूटेंट की बात करें, सीसे की बात करें सर, ये क्या है सर? लेड क्या होता है दोस्तों? लेड क्या होता है? आप ये सवाल रखिए दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जब मैं कहा करूं तब पूछा करें ना। आप देखिए, हमारा एग्रीमेंट हुआ एक प्रकार का, ना हमारा एक समझौता हुआ है कि जब मैं मौका दूं तब सवाल पूछिए, अदरवाइज सवाल मत पूछिए, वरना चैट बिगड़ जाएगा, मेरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट टूट जाएगा। मैं चाहता हूँ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने दीजिए आराम से, आपको मौका देता हूँ सवाल पूछने का मैं, तो सवाल वहां रखा कीजिए। ठीक है, चलो, ऐसे नहीं बस कहीं पूछ लिया, मैं पढ़ा रहा हूँ उस बीच में पूछेंगे आप, अनुशासनहीनता समझ सकते हैं, चीज हो सकती है। तो आगे बढ़ेंगे आपके साथ दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीसा, सीसा क्या है, लेड क्या है दोस्तों, सुन लीजिए। लेड कहां से आता है? लेड आता है सर पेट्रोल से, पेट्रोल में डाला, ओके विकास कोई इशू नहीं, पेट्रोल में डाला जाता है लेड को दोस्तों, क्यों? जिससे उसका वॉइस कम हो सके, उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ सके, उसका वॉइस कम हो सके, वरना पेट्रोल जलेगा ना तो बहुत आवाज करता है। पेट्रोल में लेड के मिलाने से ना उसका वॉइस, उसका साउंड, उसका जलने के बाद जो साउंड होता है सर, वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो लेड का मुख्य स्रोत तो पेट्रोल होता है सर। इसके अलावा आपने सुना होगा लेड बैटरीज आती हैं, बैटरीज बहुत आती हैं लेड की बनी हुई, तो ई वेस्ट या वेस्ट निकलता है बैटरी लेड के रूप में, काफी सारा आता है सर बाहर वो। तो ये होता है लेड का सोर्स, 2 सुन ली, छोटा सा है। तो लेड का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है सर? तो पेट्रोल, मुख्य सोर्स है पेट्रोल सर इसका। ठीक है,
इसके अलावा लेड की बैटरीज आती है बहुत सारी, लेड शीशे की बैटरी आती है सर, ये सोर्स है इसका सर। बीमारियां क्या होती हैं, डिजीज क्या होती हैं सर इससे, डिजीज क्या होती है सर इसके साथ, तो इससे डिजीज होती है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम इफेक्टेड होता है सर इसके साथ, न्यूरॉन सिस्टम खत्म होता है इंसान का इससे, और बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है। जी हाँ, बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है सर ये। इसके अलावा लेड मानव शरीर में संचित होता है और कैंसर पैदा करता है, लेड मानव शरीर में संचित होता है और कैंसर पैदा करता है। ये 3-4 नुकसान होते हैं दोस्तों इसके। तो तंत्रिका नुकसान करता है सर, मानसिक विकास रोकता है बच्चों का, और मनुष्य में स्टोर होता जाता है समय के साथ ये सर, और हमको क्या नुकसान देता है, हमको ये कैंसर पैदा करने की क्षमता है, कैंसर हो जाता है मनुष्यों में यहाँ पर सर। आज से कुछ साल पहले ना आरोप लगाता है एक नूडल प्रोडक्ट मैगी के ऊपर कि उसके उत्पाद में लेड ज्यादा पाया गया था, उसके उत्पाद में लेड ज्यादा पाया गया था, ये बात कही गई थी मैगी के प्रोडक्ट के बारे में, उसमें लेड पाया गया था, कई राज्यों में मैगी का सैंपल जांचा गया तो उसने कहा जनाब हमारे पास, हम तो लेड मिलाते ही नहीं है, हम जो पानी यूज करते हैं नूडल्स बनाने के लिए उसमें हो सकता है लेड ज्यादा हो, लेकिन लेड से बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है। एक तरफ मैगी कहती है बच्चों के लिए वो डिश है 2 मिनट में तैयार होती है, एक तरफ के प्रोडक्ट में लेड है, लेड से बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है, तो बड़ा विरोधाभास है अपने आप में। तो कंपनी को बंद करना पड़ा, प्रोडक्ट सारे वापस लेने पड़े प्रोडक्ट वहां पर, और लगभग 1 साल तक नुकसान हुआ कंपनी को काफी। फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मैगी ने, उसने कहा अब ये लेड फ्री है, अब हम चेक करके ही जारी करते हैं सारा का सारा। चलिए वो अलग बात है, लेकिन काम की बात दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर, और वो है लेड होता है, नुकसान करता है तंत्रिका तंत्र को, मानसिक विकास को, और कैंसर को पैदा करता है। ठीक है सर, यहां तक हमारी बातें स्पष्ट हो रही हैं आपके साथ, कोई मुश्किल नहीं है। अगला छोटा पॉलिटेंट वो भी ले लेते हैं आपके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों। अगला छोटा सा है कार्बन मोनोऑक्साइड, छोटा सा है ये भी, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड सर सोर्स क्या है इसका दोस्तों, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है दोस्तों, याद रखिएगा इसका सोर्स कहां से होगा, ये जब कार्बन को, कोयले को, लकड़ी को कम ऑक्सीजन में जलाया जाएगा, वो सारी चीजें CO2 पैदा करती हैं, उनको और कम ऑक्सीजन में जलाया जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, कम ऑक्सीजन में जलाया जाए तो मोनोऑक्साइड पैदा होता है। पेट्रोल डीजल है, ऑक्सीजन नहीं जलाओ पर्याप्त, मोनोऑक्साइड पैदा होगा। कोयला जलाओ कम ऑक्सीजन में, मोनोऑक्साइड पैदा होगी। लकड़ी जलाओ कम ऑक्सीजन में, मोनोऑक्साइड पैदा होगी। आपने सुना होगा दोस्तों एक घटनाक्रम आता है कि यदि सर्दी की रात है और बंद कमरे में आप हीटर जलाकर या लकड़ी जलाकर सो जाते हैं या कोयला जलाकर सो जाते हैं तो इंसान की मौत हो जाती है कई बार। कारण क्या है, वहां मोनोऑक्साइड बन जाती है जो उसके फेफड़ों में जाके उसको मौत का कारण बनती है। CO2 मौत का कारण नहीं बनती कभी, CO2 नुकसान नहीं होता। अभी नेपाल से केस आया था, मैं याद है लास्ट से सर्दियों की शायद बात थी, लास्ट से विंटर की बात थी, मुझे याद आ रहा है। नेपाल से केस आया था जहां एक होटल में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी, और उस कारण माना गया था कि होटल का हीटर जो खराब हो गया था उसमें उनका एग्जॉस्ट खराब हो गया था, इस कारण वो रूम में ही भर गया पूरा मोनोऑक्साइड, और उसमें मौत हो गई 4 लोगों की। नेपाल से खबर आई थी हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट नहीं खबर याद का, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि मोनोऑक्साइड कब पैदा होती है, जब कोयला, पेट्रोल, डीजल या ऐसी कोई बीच में कार्बन है वो जलता है ऑक्सीजन की कम मात्रा में, तो पैदा होती है मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जब कोयले को जलाया जाता है कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब जलता है कम ऑक्सीजन में तो पैदा होती है CO गैस पैदा होती है दोस्तों। तो पेट्रोल, डीजल आदि कुछ भी हो सकता है, जलाया जाए इसको तो पैदा होती है CO गैस। ठीक है, मुश्किल नहीं होगा दोस्तों यहां तक आपके लिए। याद रखिएगा CO गैस मानव शरीर में जाती है, CO गैस दोस्तों मानव शरीर में जाती है ठीक है, ओके सुनिएगा। CO2 गैस या CO गैस मानव शरीर में जाती है दोस्तों, और क्या बनाती है मालूम है आपको, ये मानव के रक्त के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है सर, कार्बोक्सी
हीमोग्लोबिन तैयार करती है। मानव शरीर में जाकर रक्त के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तैयार करती है। दोस्तों याद रखिएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन गैस तैयार करती है। ये क्या होता है, शरीर में जहर पैदा करता है और इंसान की मौत इसी से होती है। CO2 थी, नाक के अंदर गई, खून में मिली, जाकर बनाया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और उससे इंसान की मौत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, वैसे बनती है कोयले के जलने से, पेट्रोल के जलने से, अपर्याप्त जलने से, मतलब उनकी सफिशिएंट नहीं जल पाए हैं, वो ऑक्सीजन कम मात्रा में जले हैं, इससे पैदा होती है CO गैस और इससे बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपका जो रक्त का हीमोग्लोबिन है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में, जो कि जहर होता है, टॉक्सिक होता है, उससे इंसान की मौत हो जाती है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आज के पॉलिटेंट अपने। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं सब समझ में आ गया है आपको, यहां तक सब समझ में आ गया है। अगले 5 मिनट आपके सवाल और मेरे जवाब, कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं आराम से। अब पूछिए आराम सवाल दोस्तों, आपके लिए अगले 5 मिनट मेरे पास, आराम से बात करेंगे। जितने पॉलिटेंट मुझे कराने थे आज के, वो मैंने करा दिए, आज वाले मैंने करा दिए दोस्तों आपको। ये तो कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं हम लोग। अनिकेत कह रहे हैं बफरिंग हो रही है सर, बताओ बफरिंग का दोस्त। अनिकेत मैं क्या करूं यार, बताओ। ठीक है, अमन, फिरोज, सबको समझ आ गई बात दोस्तों हमारी। कोई आप सवाल पूछ सकते हैं आराम से, 5 मिनट है आपके पास, मैं हूं आपके साथ आराम से। ऑल क्लियर सर? कुछ अब बचता ही नहीं, ऐसे पढ़ लेंगे एनवायरमेंट, मजे मजे में हो जाएगा खत्म यार। मतलब कोई लोड लेना ही नहीं एनवायरमेंट का ना, बड़े आराम से करते चलेंगे, हो जाएगा एनवायरमेंट, बड़े आराम से हो जाएगा दोस्तों। आपका सवाल पूछो अमन, क्या था? हालांकि परली को हम बात करेंगे, डिटेल में बात करूंगा अलग से मैं, फसल अपशिष्ट कैसे निपटाए जाए अलग से बात करूंगा मैं इस पर। तो अभी समाधान तो भी कहाँ दे रहा हूं, तो बता रहा हूँ समस्या क्या है, समाधान तो ढूंढेंगे अभी हम लोग ना। अलग अलग नहीं चल रहा सर, अलग अलग कुछ नहीं चल रहा हमारे यहाँ। ठीक है, ठीक है। VRD मशीन होती है दोस्तों, मैं बताऊंगा समाधान में आएगा VRD क्या करें। एक मशीन होती है दोस्तों जिससे VOC तत्वों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हीटर से भी हो सकता है दोस्त, हीटर से भी हो सकता है, हीटर भी कर सकता है ये काम, वहां भी कार्बन चलता रहता है उसमें भी। FGD में जो SO2 नीचे जा रही है उनका क्या होता है, सल्फर नीचे बढ़ के निकाल लो, वेस्ट है यार, कहीं और यूज कर लेंगे सल्फर का, वो सल्फर बैठी है ना नीचे, एब्जॉर्ब करके कहीं और यूज कर लेंगे उसका। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये अपना आज का क्लास है, यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें पहुंच गई हैं आप तक। मुलाकात करेंगे आपसे, अब कंटिन्यू करेंगे कल आपके साथ दोस्तों हम लोग। हाँ, PM का ही पार्ट होता है एरोसोल दोस्तों, एरोसोल महीन PM पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करेंगे, फ्लाई ऐश की बात करेंगे आपके साथ और बात करेंगे हम लोग और चीजों में क्या क्या हो रहा है अपडेट हमारे पास। तो अभी यहाँ क्लास को रोकते हैं, मुलाकात होगी कल आपके साथ, दीजिए आज्ञा, थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।